तो हम डी ट्रिपल एस बी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। जैसे कि बातचीत की स्टाइल में हम करेंगे। तो सबसे पहले कि स्पीच और ब्रेन एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कॉम्प्रिहेंशन की प्रॉब्लम होती है। जैसे ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर में लैंग्वेज के दो सेंटर्स हैं। एक तो होता है ब्रोकास एरिया। इसमें क्या होता है कि बोलने यानी स्पीच प्रोडक्शन के लिए अगर ये जिम्मेदार होता है। अगर ये डैमेज हो जाए तो इंसान अटक अटक कर बोलेगा, पर समझ सब लेगा, बस बोलने में दिक्कत होती है। फिर दूसरा एरिया होता है, ये ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर में होता है। लैंग्वेज के दो सेंटर्स होते हैं। ये एक तो ब्रोकास एरिया समझ में आ गया, इसमें बोलने में दिक्कत होती है। दूसरा होता है वर्निकीज एरिया। इसमें क्या होती है, कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आती है, यानी समझने में दिक्कत आती है। अगर ये डैमेज हो तो इंसान फ्लुएंटली बोलेगा, बोल तो बोलेगा, पर जब वो सुनेगा तो उसका मतलब नहीं समझ पाएगा। वो बोलने पर मीनिंग सेंसलेस होगा, वर्ड उसको अजीब से लगेंगे, मतलब वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएगा और वो दूसरों की बात समझ ही नहीं पाएगा। फिर उसके बाद प्रॉब्लम इन कॉम्प्रिहेंशन, इसमें क्या आ जाती है चीज़, वर्निकीज एरिया। ठीक है, इसमें समझने से दिक्कत जो होती है वो उसके लिए कौन सा पार्ट जिम्मेदार होता है, वर्निकीज एरिया। फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल होता है जिसे आइडियल के नाम से जाना जाता है। तो ये सबसे पहले ये आइडियल मॉडल दिया किसने, ये ब्रेंसफोर्ड एंड स्टीन ने दिया 1984 में। अब ये इतने सारे नाम हैं तो कितने याद कर सकते हैं, पर जहाँ तक हो सकता है ट्राई करनी है। तो ब्रेंसफोर्ड और एंड स्टीन ने प्रॉब्लम सॉल्विंग का आइडियल मॉडल दिया था। अब इस आइडियल मॉडल की फुल फॉर्म क्या है इस आइडियल की, तो आई फॉर आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, डी से डिफाइन गोल्स, ई से एक्सप्लोर स्ट्रेटजीज, ए से एक्ट, एल से लुक एट इफेक्ट्स। तो ये आइडियल, इसकी फुल फॉर्म याद करनी है, कुछ भी पूछ सकते हैं। आई से आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, डी से डिफाइन गोल्स, ई से एक्सप्लोर स्ट्रेटजीज, ए से एक्ट और एल से लुक एट इफेक्ट्स। तो ये दिया था ब्रेंसफोर्ड ने। अब एक पाउलो फिएरे भी बंदा था, इन्होंने बैंकिंग मॉडल दिया था। तो पाउलो फिएरे क्रिटिकल पेडागोगी वाले हैं, पियाजे कॉग्निटिव वाले, कॉग्निटिव से रिलेटेड है। और आइडियल जो हैं वो एक स्पेसिफिक एक्रोनिम है जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। इसके बाद ईटिंग डिसऑर्डर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है और एक बुलिमिया नर्वोसा होता है। इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। दोनों एबनॉर्मल ईटिंग पैटर्न है, ठीक है। फिर उसके बाद एनोरेक्सिया नर्वोसा में और बुलिमिया में होता क्या है, तो इसमें इंसान जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है उसमें इंसान खाना छोड़ देता है, यानी स्टारवेशन, मोटा होने के डर से वो पतला होने की सोचता रहता है। और बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, इसमें इंसान पहले बहुत ज़्यादा खा लेता है, बिंज ईटिंग कर लेता है, फिर उसके बाद पर्जिंग करता है, यानी कि उल्टी करके वो निकाल देता है एक तरीके से गिल्ट में जाके कि मैंने इतना क्यों खा लिया। तो ये स्टारवेशन नहीं है, इसमें इंसान बहुत ज़्यादा खाता है और निकालता है। फिर उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड एक टेस्ट होता है, रॉग टेस्ट। इसमें क्या रहता है, सेपरेशन एंजाइटी, सेपरेट एग्जिस्टेंस। ये जब बच्चा समझ जाता है कि मैं अलग हूँ और मम्मी अलग है, इसे सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। सेपरेट एग्जिस्टेंस सेल्फ अवेयरनेस में आ जाती है ये चीज़। अब जैसे कि एक 18 महीने का बच्चा है और बच्चे के नाक पर लिपस्टिक लगाकर मिरर दिखाओ उसे, तो अगर वो मिरर छूने की जगह अपनी नाक साफ करे, मतलब उसे पता है कि ये रिफ्लेक्शन मेरा है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से आप रिलेट करके समझ सकते हैं। अब ये सेल्फ कॉन्शियस इमोशन से रिलेटेड क्यों नहीं है, शेम और गिल्ट यानी कि शर्म तब आती है जब सेल्फ अवेयरनेस पहले डेवलप हो चुकी है। ठीक है, अवेयरनेस पहली स्टेप है, तो सेल्फ अवेयरनेस सबसे पहली स्टेप है, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, खाली टॉपिक्स पे ध्यान देना है कि मैं कौन कौन से टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। इसके बाद
एक बेबी टर्मिनोलॉजी होती है इन्फेंट वर्सेस नियोनेट, इन दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए। जो 4 हफ्ते तक होता है उसे कहते हैं नियोनेट यानी कि नवजात। स्ट्रिक्टली बर्थ टू 4 वीक्स यानी 28 डेज, इसे बोलते हैं नवजात नियोनेट। फिर उसके बाद इन्फेंट कौन सा होता है, बर्थ से लेके 1 साल तक, या कभी कभार जिसे 2 साल तक भी मान लेते हैं, उसे इन्फेंट बोलते हैं यानी कि शिशु। तो नियोनेट तो 28 दिन तक ही होता है, लेकिन जो इन्फेंट टर्म का यूज़ करते हैं वो पैदा होने से लेके 1 साल या 2 साल तक भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें क्या ट्रैप कई बार छुपा रहता है कि 4 हफ्ते का बच्चा इन्फेंट भी है देखा जाए तो, क्योंकि इन्फेंट पैदा होने से लेके 1 साल तक है, लेकिन नियोनेट खाली 4 हफ्ते तक ही रहता है। तो ये एक ट्रैप है, कभी कभार कंफ्यूज होने के लिए ये क्वेश्चन में आ सकता है। पर साइंटिफिक डेफिनेशन के हिसाब से अप टू 4 वीक्स स्पेसिफिकली नियोनेट के लिए यूज़ होता है। तो एग्जामिनर स्पेसिफिक टर्म कभी कभार पूछ सकता है। इसके बाद एजुकेशन सिस्टम एंड पॉलिसीज से रिलेटेड भी कई क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे एनपीई कमेटी रिव्यू कमेटी। इसमें क्या, टुवर्ड्स एन एनलाइटेंड एंड ह्यूमेन सोसाइटी, इसकी बात किसमें की गई थी, 1986 की पॉलिसी एनपीई को रिव्यू करने के लिए 1990 में आचार्य राममूर्ति कमेटी बनी थी। उनकी रिपोर्ट का टाइटल था टुवर्ड्स एन एनलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी। तो इसका आचार्य राममूर्ति से आप याद रखेंगे। और जो अदर कुछ कमेटी हैं, जैसे यशपाल कमेटी, ये 1993 में आई थी, इसमें लर्निंग विदाउट बर्डन के लिए बात की गई थी। कोठारी कमीशन 1964 बहुत फेमस, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट के लिए था ये। फिर उसके बाद क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस, जैसे कि तमिल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इंडिया में, सबसे पहले तो ये फैक्ट पता होना चाहिए आज के टाइम पे, आज की करंट डेट के हिसाब से, क्योंकि 2023 में गवर्नमेंट ने 5 क्लासिकल लैंग्वेजेस और ऐड करी और अब इसकी संख्या टोटल 11 हो चुकी है। इसमें प्राकृत, पाली, मराठी, ये सारी भाषाएं ऐड करी गई हैं 5। अब ये बता रहा था कि इंडिया में सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज होने का दर्जा तमिल को मिला था 2004 में, ये याद रखना है। फिर उसके बाद संस्कृत को 2005 में मिला, तेलुगु और कन्नड़ा को 2008 में मिला, ये याद रखना है। पेडागोजी एंड टीचिंग मेथड्स से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे पेयर शेयर टेक्निक, टीपीएस मेथड भी बोलते हैं इसे, पेयर शेयर टेक्निक ऑफ पेयर शेयर, थिंक पेयर शेयर, ठीक है, टीपीएस बोलते हैं इसे। तो सबसे पहले थिंक, टीचर सवाल पूछता है, बच्चा अकेले सोचता है इसमें। फिर उसके बाद पेयर बनाता है बच्चा अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करता है। सो डोंट पेयर अप ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें पेयर करना ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद शेयर करता है बच्चा, पूरी क्लास या टीचर को अपना आंसर बताता है। इंडिविजुअल स्टूडेंट रिस्पॉन्स टू क्वेरी, ठीक है। तो थिंक पेयर शेयर इसमें आपको पता होना चाहिए। इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कभी कभार इंट्रोवर्ट बच्चा बोल नहीं पाता है, तो ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करके हम उसको कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। इसके बाद कोऑपरेटिव लर्निंग की डेफिनेशन आ जाती है कभी कभार कि क्या इसमें लार्ज ग्रुप होता है, तो नहीं, इसमें लार्ज ग्रुप नहीं होता है। कोऑपरेटिव लर्निंग हमेशा स्मॉल ग्रुप्स, जिसमें नंबर्स भी याद रखने हैं आपको, 4 से 6, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं, ठीक है। 4 से 6 आइडियल नंबर माना जाता है, ठीक है। तो इसमें होती है कोऑपरेटिव लर्निंग ताकि सब पार्टिसिपेट करें। लार्ज ग्रुप में लेक्चर होता है, ठीक है। तो लार्ज ग्रुप में लेक्चर होता है और कोऑपरेटिव लर्निंग में 4 से 6 बच्चों का ग्रुप रहता है। इसके बाद गोल्स आर एकेडमिक, डाइवर्सिटी, एक्सेप्टेंस, सोशल स्किल्स। बच्चे मिलकर पढ़ते हैं, एकेडमिक, ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग में अलग अलग बैकग्राउंड से दोस्तों से मिलते हैं, इसमें डाइवर्सिटी आ जाती है, और बात करना सीखते हैं, यानी कि सोशल भी होते हैं बच्चे। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद मल्टी ग्रेड टीचिंग ग्रुपिंग, इसका क्या मतलब है, हाउ टू हैंडल मैनी क्लासेस, एक टीचर एक कमरा, ठीक है, और क्लास 3, 4, 5, 3 क्लासेस है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, मल्टी क्लासेस हो गई, मल्टी ग्रेड्स हो गई, इन सारी क्लास के बच्चे साथ बैठते हैं,
इसी को मल्टीग्रेड टीचिंग कहते हैं। अब ग्रुप कैसे बनाते हैं इसमें, एक तो होता है ग्रेड बेस्ड और दूसरा होता है एबिलिटी बेस्ड। ग्रेड बेस्ड में क्या होता है, क्लास 3 वाले अलग सर्कल में, क्लास 4 वाले अलग सर्कल में, ठीक है। ग्रेड बेस ग्रेड के हिसाब से बिठा दिया। एबिलिटी बेस में क्या होता है, जो बच्चे रीडिंग में वीक हैं, चाहे क्लास 3 के हों या 5th के, ठीक है, उनका एक ग्रुप बनाकर रीडिंग सिखाना, ठीक है। तो इससे काफ़ी इफेक्टिव होता है, टाइम वेस्ट नहीं होता है कि मान लो इस ग्रुप वाले में ये कमी है तो उनकी एबिलिटी के हिसाब से ग्रुप बना दिया और उसी वीक एरिया पे फोकस करा जा रहा है और काम करा जा रहा है। इससे कोई बच्चा बोर भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसे बच्चों का हेट्रोजीनियस ग्रुप बना दिया तो बच्चे बोर हो जाएंगे जिसको वो चीज़ आती है। तो कभी कभार होमोजीनियस ग्रुप भी ठीक माना जाता है। उसके बाद अप्रोचेस टू लर्निंग मैकेनिक्स, अप्रोचेस टू लर्निंग मैकेनिक्स, ये टॉपिक में चीज़ें आती हैं बेसिक मैकेनिक्स से रिलेटेड, जैसे फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड स्टेजेस। बिहेवियरिस्ट कौन कौन से थे लोग थे, स्किनर, पैवलोव, ठीक है। ये क्या करते थे, मैकेनिक्स पे फोकस करते थे, यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। वो ब्रेन के अंदर नहीं झांकते, बस मैकेनिज्म्स यानी कि हैबिट फॉर्मेशन देखते हैं। लर्निंग को मशीन की तरह देखते हैं ये लोग, ठीक है। तो बिहेवियरिस्ट अप्रोच में ये चीज़ें रहती हैं। इसके बाद डिसिप्लिन टाइप्स, पावर वर्सेस इंडक्शन। इसमें क्या रहता है, पावर असर्शन में चीज़ें रहती हैं जैसे डिज़ाइन टू डिस्करेज थ्रू एनफोर्समेंट। टेक्निकली डेफिनेशन सही है ये वाली जो इसमें है, पर पेडागोजी में पावर असर्शन जैसे कि डंडा, डांट, ये सारी चीज़ों को नेगेटिव माना जाता है और अक्सर पनिशमेंट कहते हैं इसे। तो ये ट्रू डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है सेल्फ कंट्रोल सिखाना। पावर असर्शन सिर्फ डांट पैदा करता है, डांट से डर पैदा करता है और कुछ नहीं। तो ये जहाँ भी पावर और इस सब की बात आएगी जिसमें जोर ज़बरदस्ती की बात होगी तो वो नेगेटिव ही मान लिया जाता है मॉडर्न पेडागोजी में। हालांकि कभी कभार ये बिहेवियरिस्ट अप्रोच की तरफ इनका झुकाव रहता है, पर ज़्यादा नहीं। वो लोग भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पे ज़्यादा ध्यान देते थे। फिर उसके बाद इंडक्टिव में क्या रहता है, रीजनिंग और लॉजिक यूज़ करना, जैसे कि ऐसे मत करो क्योंकि इससे चोट लगती है, ठीक है। ये बेस्ट मेथड है, ठीक है। अब एग्जामिनर कभी कभार फंसाने के लिए ऐसे कंफ्यूजिंग पॉइंट्स दे देता है, जैसे कि पावर असर्शन इंटरनल डिसिप्लिन बिल्ड नहीं करता, ठीक है। ये टेम्परेरीली रोकता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। पावर असर्शन को गलत माना जाता है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ प्ले गेम्स, तो 2 तरह के गेम्स की इसमें बात है, फंक्शनल प्ले और ड्रामा प्ले। फंक्शनल प्ले में क्या क्या आ जाती हैं चीज़ें, जैसे रनिंग, जंपिंग, स्केटिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसमें रिपीटिटिव मसल मूवमेंट का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे रनिंग में एक जैसी मसल्स का यूज होगा, जंपिंग में, स्केटिंग में। ड्रामा में क्या रहता है, यूजिंग ऑब्जेक्ट्स टू मेक समथिंग, नहीं, इसमें ये नहीं है। मेकिंग समथिंग का मतलब ये होता है कि जैसे ब्लॉक से बिल्डिंग बनाना, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव प्ले। ड्रामा प्ले में क्या रहता है, प्रिटेंडिंग, जैसे कि डॉक्टर पेशेंट खेलना, बच्चे खेलते हैं, ड्रामा कर रहे हैं, ये एक तरीके का। इसमें बनाना कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है, एक्टिंग ज़रूरी है। ड्रामा में एक्टिंग करते हैं बच्चे। तो ये 2 तरीके के प्ले होते हैं, एक तो ड्रामा प्ले और फंक्शनल प्ले। इसके बाद लैंग्वेज पेडागोगी से रिलेटेड कई फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज फैक्ट्स, जैसे कि डायलेक्ट्स और लिटरेचर। हिंदी इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय डायलेक्ट्स। अब ये देखने में तो सही लगता है, पर ये सही माना है एग्ज़ाम में, देखने में ये गलत लगता है कि हिंदी इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय डायलेक्ट्स, जबकि हिंदी तो इन्फ्लुएंस होनी चाहिए डायलेक्ट से। तो शायद वो कहना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड हिंदी यानी खड़ी बोली जो है, जो हमारे इधर दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है, का अपना ग्रामर फिक्स है जो ब्रज या अवधी से अलग है। तो लिंग्विस्टिकली डिबेटेबल है ये, ठीक है।
एग्जामिनर का टॉपिक इसमें प्रिवेल करता है। तो हालांकि हिंदी जो है इन्फ्लुएंस होती है डायलेक्ट से, पर एग्ज़ाम ने इसे नहीं माना है। इसके बाद स्टेटमेंट 2 में ये कहा जा रहा है कि खड़ी बोली यूज्ड फॉर राइटिंग लिटरेचर, तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। हिस्टोरिकली जैसे कि भक्ति काल में जैसे सूरदास तुलसीदास हुए, ठीक है, इसमें लिटरेचर जो चीज़ होती थी, जो लिखते थे लोग, ब्रज भाषा और अवधि में लिखते थे, ठीक है। इन्होंने ब्रज भाषा और अवधि में लिखा। खड़ी बोली का लिटरेचर में बहुत बाद में यूज हुआ है, 19th सेंचुरी से शुरू हुआ है खड़ी बोली का यूज़, इसलिए वाज यूज्ड पास्ट टेंस इम्प्लाइज हिस्टोरिकल डोमिनेंस, ठीक है, तो ये गलत हो सकता है, ठीक है। यूज्ड फॉर राइटिंग लिटरेचर लिखा है ना, तो यहाँ पे खड़ी बोली नहीं आना चाहिए, ये अवधि और ये सब होता तो चल जाता। इसके बाद तीसरी स्टेटमेंट है नागरी इज़ स्टैंडर्ड हिंदी, इसको गलत माना है एग्जामिनर ने। नागरी जैसे कि जो देवनागरी है हमारी स्क्रिप्ट हिंदी की, ये एक स्क्रिप्ट लिपि है, लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज मानक हिंदी है, ठीक है, ये खाली एक स्क्रिप्ट है, हिंदी नहीं है, स्टैंडर्ड हिंदी नहीं है। तो इन क्वेश्चंस में सबसे बड़ा लेसन ये है कि डेफिनेशन के चक्कर में ना पड़ के कॉन्सेप्ट समझना, जैसे कि इन्फेंट और नियोनेट में अंतर समझ लेना, मेकिंग और ड्रामा में अंतर समझना, बिंजिंग और स्टारवेशन में समझना। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। इसके बाद कुछ और मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस इस प्रकार हैं, जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, पियाजे और मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, कि पियाजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज की लिमिट्स के बारे में पूछा है, कंजर्वेशन। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कंजर्वेशन का, कि कंजर्वेशन का मतलब ये है जैसे कि अगर किसी चीज़ का शेप बदल दिया जाए तो उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं होती, ठीक है, ये होता है कंजर्वेशन। प्री ऑपरेशनल चाइल्ड क्या होता है, 2 से 7 साल में आ जाता है पियाजे की स्टेज में। ये बच्चा सेंट्रेशन करता है, यानी कि सिर्फ एक एस्पेक्ट पर फोकस करता है। अगर आप पानी को प्लेट में डाल दें तो उसे लगेगा कि पानी फैल गया है तो ज़्यादा होगी, या पतले गिलास से चौड़े गिलास में डाल दें तो क्या हो जाएगा, बच्चा कहेगा कि पानी कम हो गया है, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ एक चीज़ पर फोकस कर रहा है, हाइट पर, ठीक है, चौड़ाई पर नहीं। तो ये इस वजह से, क्योंकि वो सेंटर्ड है एक चीज़ पे, तो पानी कम हो गया क्योंकि हाइट कम है। अब इसमें ये लिमिट इसलिए होती है कि ये टास्क दिखाता है कि बच्चे की थिंकिंग अभी लिमिटेड है, लॉजिक डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है, थिंकिंग अभी लिमिटेड है बच्चे की इस स्टेज में। जैसे कि अगर आप 5 साल के बच्चे के सामने एक बिस्कुट के 2 टुकड़े कर दो तो वो खुश हो जाएगा कि अब मेरे पास 2 बिस्किट हैं, वो ये नहीं समझता कि क्वांटिटी सेम ही है, ठीक है। तो कंजर्वेशन का टॉपिक था ये। उसके बाद मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड की क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द बुक द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, तो इसका आंसर पियाजे है, पियाजे ने लिखी है ये बुक। हम अक्सर मोरल डेवलपमेंट सुनते ही लॉरेंस कोलबर्ग सोचते हैं, लेकिन कोलबर्ग से पहले जीन पियाजे ने 1932 में ये बुक लिखी थी, ठीक है, कोलबर्ग का इससे कोई लेना देना नहीं है। पियाजे ने मोरालिटी को 2 स्टेजेस में बांटा था, हेट्रोनोमस यानी कि रूल्स आर फिक्स्ड बाय गॉड्स या बाय पेरेंट्स, उसके बाद ऑटोनोमस, रूल कैन बी चेंज्ड बाय एग्रीमेंट, कि रूल्स को चेंज किया जा सकता है, ऑटोनोमस। तो इसमें ये हमें सीखने को मिलता है कि मोरालिटी की शुरुआत पियाजे ने की थी, कोलबर्ग ने उसे एक्सपेंड किया, ठीक है। उसके बाद पियाजे की सिंबॉलिक गेम की स्टेजेस के ऊपर है कि हाउ मेनी स्टेजेस हैज़ पियाजे डिवाइडेड द सिंबॉलिक गेम, तो उन्होंने 2 स्टेज में डिवाइड करा था सिंबॉलिक प्ले को। एक तो प्रिटेंड प्ले, ये तब होता है जब बच्चा किसी ऑब्जेक्ट को कुछ और मान लेता है, जैसे कि किसी नकली चीज़ को, जैसे कि कोई फ्रूट ले लिया, जैसे कि बनाना लेके उसे वो फ़ोन समझ के बात कर रहा है, ठीक है, या
वो सर हिला रहा है, ठीक है, उसे कोई देख भी नहीं रहा है तब भी, या वो किसी चीज़ को कुछ मान ले रहा है, ठीक है, जैसे उसने बच्चे खेलते हैं कुछ कुछ सामान से, उसको कुछ प्रिटेंड कर लेते हैं और वो कुछ कुछ खेलते हैं उससे, ठीक है। तो पियाजे ने इसके ब्रॉडली 2 लेवल्स बताए हैं, ठीक है। एक तो सिंपल सिंबोलिज्म यूजिंग एन ऑब्जेक्ट फॉर अनदर, जैसे कि स्टिक एज अ हॉर्स, किसी लकड़ी को या किसी लकड़ी के टुकड़े को घोड़ा समझ के खेलना उससे, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सिंबोलिज्म, रोल प्ले जैसे करना, रोल प्ले एंड सीक्वेंस, जैसे कि प्लेइंग हाउस हाउस, घर घर खेलते हैं बच्चे, है ना, प्रॉपर रोल्स के साथ, ठीक है, डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं, पूरा असलियत में बनने की वो कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स सिंबोलिज्म है। फिर उसके बाद तो इसका पता होना चाहिए कि 2 स्टेजेस में रहता है ये, सिंबॉलिक गेम की स्टेजेस 2 स्टेजेस में रहती है। फिर उसके बाद 3 माउंटेन टास्क भी इन्होंने ही दिया, पियाजे से रिलेटेड है, ईगो सेंट्रिज्म का हिस्सा होता है ये। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्री ऑपरेशनल लॉजिक हु डेवलप्ड द 3 माउंटेन टास्क, तो पियाजे इसका आंसर है। कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि ईगो सेंट्रिज्म 3 माउंटेन टास्क में पियाजे का सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट है ईगो सेंट्रिज्म चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट करा उन्होंने, जैसे टेबल पर उन्होंने 3 माउंटेन्स का मॉडल ले लिया, ठीक है, एक साइड बच्चा बैठाया, दूसरी साइड एक डॉल रख दी, ठीक है। अब पियाजे बच्चे से पूछते हैं कि डॉल को क्या दिख रहा है, तो बच्चे ने बोला जो उसको दिख रहा था वही उसने बोला कि डॉल को भी वही दिख रहा है, ठीक है। तो प्री ऑपरेशनल बच्चा वही बताता है जो उसे खुद दिख रहा है, ठीक है, यानी वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ ही नहीं सकता। तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ईगोसेंट्रिज्म 3 माउंटेन टास्क इसी पियाजे से रिलेटेड है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च, फैब्रिकियस वर्सेस रोगोफ से रिलेटेड है ये। अब ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो इसमें 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, बतानी है कौन सी करेक्ट है। फैब्रिक्यूस यूज्ड अ रूट प्लानिंग टास्क, ठीक है, तो ये सही है। इसके बाद गोवन एंड रेगॉफ यूजिंग अ बैलेंस बीम, तो ये गलत है। अब इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। विलियम फैब्रिक्यूस 1988 में इन्होंने बच्चों की प्लानिंग एबिलिटी चेक करने के लिए रूट प्लानिंग टास्क यूज़ किया था, ठीक है, कि बच्चा मैप पर रास्ता कैसे बनाता है, ठीक है, बिना वापस आए, रूट प्लानिंग टास्क। इसके बाद बार्बर ड्रॉगॉफ, इनका काम सोशल कॉन्टेक्स्ट और गाइडेड पार्टिसिपेशन पर है। बैलेंस बीम टास्क यूजुअली सिगलर या पियाजे यूज़ करते हैं फिजिक्स समझाने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फैक्चुअली है, इसको समझना है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन फिजिकल डेवलपमेंट और बायोलॉजी से भी पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रोसेस ऑफ बर्थ, ये हार्मोन्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ बर्थ, तो इसमें ग्लैंड्स और हार्मोन से रिलेटेड है। तो इसमें जो ट्रिगरिंग पॉइंट होता है, जो लेबर पेन की शुरुआत से होता है, लेबर पेन शुरू कैसे होता है, क्या माँ डिसाइड करती है, तो ऐसा नहीं है, फीटस डिसाइड करता है कि कब होना है, यानी कि लेबर पेन कब शुरू होगा, बच्चा डिसाइड करता है, यानी कि जब बेबी फुल टर्म हो जाता है, ठीक है, यानी कि उसको स्ट्रेस होता है कि अब वो फुल डेवलप हो चुका है, तो फीटस का पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट होता है, ठीक है, होने लगता है। अब जब होता है तो ये लेबर पेन शुरू हो जाता है। ये हार्मोन प्लेसेंटा को सिग्नल देते हैं कि आई एम रेडी, और माँ की बॉडी ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करती है जिससे लेबर शुरू होता है। तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसके बाद मोटर डेवलपमेंट माइलस्टोन से रिलेटेड क्वेश्चन, कि रेजेज हेड व्हेन प्रोन, 2 महीने का बच्चा सर उठाने लगता है, ये सही है स्टेटमेंट। इसके बाद रोल्स फ्रॉम साइड टू साइड, ये 5 महीने का बच्चा ये करने लगता है, ये भी सही है। इसमें कॉन्सेप्ट ये है सेफेलोकॉर्डल लॉ, यानी कि डेवलपमेंट जो है हेड टू टो चलता है,
2 महीने में क्या होता है, सबसे पहले बच्चा गर्दन यानी हेड संभालता है। 4 से 5 महीने पर क्या करता है, फिर वो बॉडी को रोल करना सीख जाता है यानी पलटना सीख जाता है। 6 से 7 महीने का बच्चा फिर बैठना सीख जाता है, ठीक है, यानी कि सिटिंग। तो ये माइलस्टोन्स आपको पता होना चाहिए डेवलपमेंट के। फिर उसके बाद पोस्चरल रिफ्लेक्स, इन हाउ मैनी वीक्स द फर्स्ट पोस्चरल रिफ्लेक्स इज टू बी ऑब्जर्व्ड। तो 28 इसका आंसर है, 28 वीक्स में। इसमें क्या है, पोस्चरल रिफ्लेक्स वो होते हैं जो बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में मदद करते हैं, ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट, क्योंकि बैलेंस तो तभी बन पाएगा ना। तो ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे कि सकिंग, ठीक है, बच्चे अपना अंगूठा चूसते हैं। इसके बाद ये चीज़ें आती हैं। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस तो पता ही है, सकिंग और कोई भी चीज़ बच्चे मुंह में डालते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आती है ये चीज़ें अराउंड 28 हफ्तों में आती हैं, ये 7 महीने के आसपास ऑफ गेस्टेशन, पेट के अंदर, ठीक है, पेट के अंदर। ये बर्थ के बाद ये सिस्टम मैच्योर होना शुरू होते हैं ताकि बच्चा फ्यूचर में बैठ सके, ठीक है। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना है 28 वीक, ठीक है, इसमें कुछ करा नहीं जा सकता, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें अंडरस्टैंडिंग वाला। फिर उसके बाद अर्ली मैचुरेशन इन बॉयज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली मैचुरेटेड बॉयज़। तो इसका आंसर है फीलिंग इनसफिशिएंट एंड डिपेंडेंट, क्योंकि नॉट पूछा है, नॉट पे ध्यान देना है, बाकी तो ठीक ही है। बेटर कोऑर्डिनेटेड और मस्कुलर एंड स्ट्रॉन्ग, पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़, जो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं उन सब में ये खासियत होती है। अर्ली मैचुरेशन का मतलब ये है जल्दी जवान हो जाना एक तरीके से। इसका असर लड़के और लड़कियों पे अलग अलग होता है। लड़कों पे क्या होता है, अगर लड़का जल्दी हाइट मसल गेन कर ले तो वो क्लास का हीरो सा बन जाता है एक तरीके से। स्पोर्ट्स में कैप्टन बनता है, कॉन्फिडेंट फील करता है, ठीक है, ही फील्स इंडिपेंडेंट एंड सुपीरियर। अब ये जो तीसरा ऑप्शन है वो गलत क्यों है, अर्ली मैचुरेटेड बॉयज़ इनसफिशिएंट, कमज़ोर या डिपेंडेंट फील नहीं करेगा, ठीक है, वो तो लीडर फील करेगा ना, तो ये गलत है। तो करेक्ट आंसर फीलिंग इनसफिशिएंट एंड डिपेंडेंट होगा, क्योंकि नॉट पूछा है, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इसके बाद आर्ट और बायोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। द वुम्ब, एक क्वेश्चन आया था, हु वाज द फर्स्ट आर्टिस्ट टू डॉक्यूमेंट अ बेबी इन वुम्ब। तो लियोनार्डो दा विंची इसका आंसर है। ये सिर्फ पेंटर नहीं थे, वो साइंटिस्ट एनाटोमिस्ट भी थे। इन्होंने द फीटस इन द वुम्ब सन 1510 में नाम की ड्राइंग बनाई थी, जो मेडिकल हिस्ट्री में पहली एक्यूरेट ड्राइंग थी, ठीक है। तो लियोनार्डो दा विंची इसका आंसर है, फैक्चुअल चीज़ है ये भी। इसके बाद पेरेंटिंग और हेल्थ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पेरेंटिंग स्टाइल्स, ये बुमरेंड ने दिए थे। करेक्ट मैच देखना था इसमें, तो एक इसमें करेक्ट वाला बता देता हूँ मैं। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स जो कंट्रोल और अनक्वेश्चनेबल ओबीडियंस का मैच है इसमें, तो ये एकदम सही मैच है। परमिसिव पेरेंट्स का मैच गलत है, वैल्यूज़ पर्सनैलिटी बट एम्फसाइजेज सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स, तो ये गलत है। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है अथॉरिटेरियन, जैसे कि हिटलर टाइप का, कि मैंने कहा ना बस उतने पे ही वो मानने के लिए मजबूर कर देता है, यानी कि इसमें हाई कंट्रोल होता है और लो वार्मथ होती है, यानी कि कंट्रोल ज़्यादा होता है इसमें और आज़ादी कम दी जाती है। हिटलर अथॉरिटेरियन नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद अथॉरिटेटिव सबसे अच्छा माना जाता है, अथॉरिटेटिव। इसके बाद परमिसिव में क्या रहता है, ये फ्रेंड की तरह होता है, बेटा जो करना है करो, ठीक है। हाई वार्मथ होती है इसमें, कोई रोक टोक नहीं होती, नो कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। तो इसमें मिस्टेक थी ऑप्शन दूसरे में। परमिसिव पेरेंट्स जो होते हैं वो सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स, सामाजिक बंधन पर जोर नहीं देते, ठीक है, वो खुला छोड़ देते हैं बच्चे को, कि वो बच्चे को ओपन छोड़ देते हैं, जो अच्छा लगे वो करो, ठीक है। तो करेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन 1 इसका हो जाएगा। अथॉरिटेरियन का मैच एकदम करेक्ट है। इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, हेल्थ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ऑप्शन में कई सारी चीज़ें थी। तो इनकम, सोशल स्टेटस, फिजिकल एनवायरनमेंट, ये सारे ऑप्शन थे, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें ही अफेक्ट करती हैं। जैसे कि इनकम, आदमी अमीर होगा तो बेटर खाना खाएगा, ठीक है, न्यूट्रिशन अच्छा लेगा वो। एनवायरनमेंट, अगर आपके घर के पास पोल्यूशन है या नाला है, ठीक है, तो आप बीमार जल्दी जल्दी पड़ोगे, ठीक है, मक्खी मच्छर, गंदगी ज़्यादा है, ठीक है, हवा ख़राब है, साउंड पोल्यूशन ज़्यादा है, किसी भी तरीके की दिक्कत है वहाँ पे, तो एनवायरनमेंट ख़राब है, तो हेल्थ पे डायरेक्ट असर पड़ेगा। इसके बाद सर्विसेज, अगर गांव में हॉस्पिटल ही नहीं है तो हेल्थ तो ख़राब होगी और इलाज नहीं करवा पाएंगे। मान लो अगर बाय द वे हेल्थ ख़राब हो गई तो इलाज करने में दिक्कत, तो सर्विस भी ज़रूरी है। तो तीनों चीज़ें डिसाइड करती हैं हेल्थ के लिए, ठीक है, कि अफेक्ट कौन कौन सी चीज़ें करती हैं हेल्थ को। इसके बाद एजुकेशन हिस्ट्री और पॉलिसीज़ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे एसएसए और आरटीई का लिंकेज से क्वेश्चन आया था। एसएसए हैज़ बीन मेड द व्हीकल फॉर आरटीई बेस्ड ऑन अनिल बोडिया कमेटी रिपोर्ट। इसमें क्या था, सर्व शिक्षा अभियान एसएसए 2001 में शुरू हुआ था, ये तो पता है। फिर जब 2009 में आरटीई एक्ट आया तो सवाल उठा कि आरटीई को लागू कैसे करें। तो अनिल बोडिया कमेटी ने 2010 में ये कहा कि नया स्कीम मत बनाओ, एसएसए को ही आरटीई के हिसाब से मॉडिफाई कर दो। एसएसए को ही आरटीई के हिसाब से मॉडिफाई करके इसमें लागू कर दिया गया। इसके बाद तो ये हो गया। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल एजुकेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। इन विच ईयर डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस पुट फॉरवर्ड द नीड फॉर नेशनल एजुकेशन। तो इसका आंसर 1906 है। ये स्वदेशी मूवमेंट का टाइम था। बंगाल पार्टीशन 1905 में हुआ था, ठीक है। ब्रिटिश एजुकेशन को बायकॉट किया जा रहा था। 1906 में कांग्रेस ने कलकत्ता सेशन में कहा कि हमें नेशनल एजुकेशन चाहिए जो इंडियन कंट्रोल में हो, ठीक है, ब्रिटिश कंट्रोल में ना हो। तो 1906 इसका आंसर है, सीधा सपाट। इसके बाद डेस्टिनी ऑफ इंडिया, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज नाउ बीइंग शेप्ड इन इट्स क्लासरूम इज प्रोफेस्ड बाय द एजुकेशन कमीशन 1964-66, जिसे कोठारी कमीशन भी बोलते हैं। उन्होंने ये बात कही थी कि ये इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री की सबसे पावरफुल लाइन मानी जाती है। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का पहला सेंटेंस यही था। मतलब इसका मतलब ये है कि इंडिया का फ्यूचर पॉलिटिशियंस नहीं बल्कि टीचर्स बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद एजुकेशन कमीशन 64-66 के बारे में कुछ जान लेना चाहिए। तो स्कूल फीस रूल्स, हाँ, तो ये इससे रिलेटेड था। इसके बाद स्कूल फीस रूल्स के बारे में भी क्वेश्चन थे, जैसे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना था। तो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल चार्ज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीस, तो ये एकदम गलत है। गवर्नमेंट स्कूल कोई चार्ज नहीं करते अलग अलग तरह की फ़ीस, ठीक है। गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स कलेक्ट फीस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, तो ये सही है। गवर्नमेंट एडेड स्कूल कलेक्ट कर सकते हैं फिक्स फीस को, जो कि गवर्नमेंट द्वारा फिक्स करी गई हैं कि इतना ले सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कूल, प्राइमरी स्कूल आरटी एक्ट के अंदर एजुकेशन फ्री है, ये तो हमें पता है। कोई ट्यूशन फ़ी नहीं लगती, कोई किसी तरह की कोई फीस नहीं लगती, टोटल फ्री है ये, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है। इसके बाद एडेड स्कूल, ये प्राइवेट होते हैं पर गवर्नमेंट से पैसा लेते हैं। इनकी फ़ीस गवर्नमेंट फिक्स करती है ताकि ये लूट ना मचा दे, क्योंकि कई बार आतंक सा मचा देते हैं ये। तो ये इससे रिलेटेड थे। इसके बाद कुछ पैडागोजी और जनरल टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे पर्सनैलिटी असेसमेंट, कि मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय, तो ये इसका आंसर ऑब्जर्वेशन होगा। अब इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, ये क्या होता है, ये बस एक फाइल है जिसमें मार्क्स और अटेंडेंस लिखी जाती है। इससे पर्सनैलिटी पता नहीं चलती, ठीक है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। इसके बाद ऑब्जर्वेशन, जब टीचर बच्चे को प्लेग्राउंड में देखता है, दोस्तों से बात करते देखता है, तब असली पर्सनैलिटी का पता चलता है कि वो कैसा है, ऑनेस्ट है, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी क्या है उसकी, एग्रेशन कैसा दिखाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, तो इसका आंसर ऑब्जर्वेशन होगा। इसके बाद सोसाइटी और इंडिविजुअल से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं कि विच स्टेटमेंट इज अबाउट डिसिप्लिन इज करेक्ट। तो इम्पोर्टेंट फॉर प्रेजेंट सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल इंडस्ट्रियल रीजंस, तो ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद डेंजर
इज दैट सिस्टम बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट देन ह्यूमंस। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है, थोड़ा क्रिटिकल पेडागोजी से रिलेटेड है, कि स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है कि फैक्ट्रीज और देश चलाने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, वर्कर्स टाइम पर आए, ठीक है। तो ये सच है, ठीक है, ये सच है। इम्पॉर्टेंट फॉर प्रेजेंट सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल, इंडस्ट्रियल रीजंस, ठीक है। तो डिसिप्लिन के लिए ये चीज़ सही है। स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि कभी कभी डिसिप्लिन इतना स्ट्रिक्ट हो जाता है कि हम बच्चे यानी ह्यूमंस की खुशी मार देते हैं, ठीक है, सिर्फ रूल सिस्टम बचाने के लिए। तो ये डिसिप्लिन का नेगेटिव साइड है कि भाई थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना, कि अगर डिसिप्लिन है कि इस टाइम ही आना है, तो ऐसा तो ना है कि उसी टाइम ही हमेशा आए, कभी कभार बंदा लेट भी हो सकता है, ठीक है, वेरियस रीजंस होते हैं। तो इसका ध्यान रखना है, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना, ये नेगेटिव साइड भी है। बहुत सारी कारण हो सकते हैं कि डिसिप्लिन को तोड़ा जाए, ठीक है, अनइंटेंशनली, ठीक है, लेकिन इसका कोई जानबूझ के वो नहीं होता है कि डिसिप्लिन को तोड़ने के लिए कोई चीज़ करी जा रही है जानबूझ के, ठीक है, कई बार चीज़ें नहीं होती तो टूट जाती हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ रिवोल्ट से क्वेश्चन है, विच इज़ अ टाइप ऑफ रिवोल्ट। अब क्वेश्चन इस टाइप के पूछ लेते हैं कि बस क्या बताएं, वायलेंट रिवोल्ट और इंटेलिजेंट रिवोल्ट, ये फिलोसफिकल टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब फिलोसफी क्या करती है, जो डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, उनके पर्सपेक्टिव्स पे, लेकिन अब ये किसी बुक में लिखी होगी और वो पूछ ली। अब ये जे कृष्णमूर्ति की फिलोसफी है, जिड्डू कृष्णमूर्ति की। वायलेंट रिवोल्ट क्या होता है, मार धार करके चेंज लाना, ठीक है, जैसे गन्स का यूज़ करके, राइट्स का यूज़ करके, ठीक है, चेंज लाना, इसे वायलेंट रिवोल्ट कहते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस लगा के कर सकते हैं। इंटेलिजेंट रिवोल्ट, इसमें साइकोलॉजिकल चीज़ें रहती हैं, ठीक है, अपनी सोच थिंकिंग का बदलना, ठीक है, पुरानी ट्रेडिशंस को क्वेश्चन करना बिना वायलेंस के, ठीक है। एजुकेशन का एम इंटेलिजेंट रिवोल्ट होना चाहिए, ठीक है, वायलेंस की कोई जगह नहीं होती एक सभ्य सिविल सोसाइटी में, सिविक सोसाइटी में। इसके बाद जो चीज़ है एडोलसेंट इमोशंस को लेके, ये लार्सन एंड रिचर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच इमोशन इज डिस्प्लेड बाय एडोलसेंट्स। तो ये लार्सन्स एंड रिचर्ड्स ने दिया था कि हैप्पीनेस, इग्नोर्ड एंड टेरिफाइड, अनश्योर। तो लार्सन और रिचर्ड्स ने टीनेजर को पैगर्स या पेजर्स दिए और दिन भर उनके इमोशंस रिकॉर्ड किए, ठीक है। उन्होंने पाया कि टीनेजर्स के इमोशंस एक्सट्रीम होते हैं, वे बहुत खुश भी होते हैं यानी कि हैप्पीनेस, वो डर और अकेलापन भी फील करते हैं, ठीक है, इग्नोर टेरिफाइड मतलब एक्सट्रीम में रहता है ये इनका सारा, और वो कंफ्यूज भी रहते हैं, अनश्योर। ये मूड स्विंग नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि इससे सब गुजरते हैं, हम आप सब गुजरते हैं इस स्टेज से, ठीक है, हर एक इंसान गुजरता है। तो ये थे कुछ और क्वेश्चंस, ठीक है, हमने कुछ स्पेसिफिक रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन देखे, लार्सन, फैब्रिकस, बुमरिंड, ठीक है। और जब भी ऐसे ऐसे नाम आए जैसे अनिल बोडिया, लार्सन, तो इनको हमें रटना ही पड़ता है, फैक्ट्स हैं ये, ठीक है, लेकिन कई क्वेश्चन वैसे भी होते कॉमन सेंस वाले, जैसे कि वो इंटेलिजेंट रिवोल्ट और फिलोसफिकल टाइप के क्वेश्चन और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, उसमें हम अपनी थोड़ी सी रीजनिंग लगा सकते हैं, जो भी बच्चे के बेटरमेंट के लिए हो उसको चूज़ करके, ठीक है। जैसे कि परमिसिव पेरेंट्स, नाम से पता चल रहा है कि परमिसिव छूट देते हैं, परमिशन देते रहते हैं। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट कंफ्यूजिंग है और जो बहुत कम लोग सही कर पाए, तो ये हैं स्पेसिफिक पॉलिसीज से रिलेटेड हिस्टोरिकल डेट्स, ठीक है, टेक्निकल फ्रेमवर्क्स, एग्जैक्ट फैक्ट्स भी हैं इसमें। अब इसमें याद करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे रूल्स हैं, ईयर्स हैं, चैप्टर्स हैं, इसमें क्या इंसान लॉजिक लगाएगा, ये तो फैक्ट्स हैं। तो एक एक करके देखते हैं इसे। सबसे पहले एडोलसेंट साइकोलॉजी और डेवलपमेंट, इवोल्यूशन ऑफ एडोलसेंट एजुकेशन। तो ये
1993 वर्सेस 2003, 1993 और 2003 का फ्रेमवर्क के ऊपर क्वेश्चन है। व्हाट वाज एडेड इन दी 2003-4 में एक रिवाइज्ड फ्रेमवर्क आया था जो कि 1993 को रिवाइज कर रहा था। इसमें क्या था? डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल एजुकेशन इसका आंसर था। ठीक है, कि वो चीज़ ऐड करी गई। इसमें क्या था? 1993 के फ्रेमवर्क में फोकस सिर्फ प्रॉब्लम्स पर था, जैसे कि ड्रग्स मत लो, एड्स से बचो, ये नेगेटिव चीज़ें थी इसमें सारी। ठीक है, प्रिवेंशन बेस्ड चीज़ें थी। 2003 के फ्रेमवर्क में क्या था कि एक्सपर्ट ने रियलाइज़ करा कि इन्होंने ये माना कि सिर्फ मना करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, मना करने से कुछ नहीं होगा, स्टूडेंट्स को लाइफ स्किल्स सिखानी पड़ेगी, डिसीजन मेकिंग, नेगोशिएशन, रिफ्यूज़ल स्किल्स। ठीक है, ताकि वो खुद समझ सकें क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, मना करने से नहीं, जितना वो खुद समझ सकते हैं। जैसे कि इंस्टेड ऑफ जस्ट टेलिंग अ टीनेजर डोंट ड्रिंक, वी टीच देम हाउ टू से नो कॉन्फिडेंटली टू पीयर प्रेशर। ठीक है, दैट इज़ अ लाइफ स्किल। ठीक है, कई बार पीयर प्रेशर में आके बच्चे ड्रिंक कर लेते हैं। इसके बाद वाई डज एडोलसेंस एग्जिस्ट, ये केट की थ्योरी है। केट एक बंदा या बंदी जो भी हुई है या हुआ। एमरजेंस ऑफ एडोलसेंस इज़ ड्यू टू विच इवेंट, तो दो ऑप्शन थे इसमें, कंपलसरी एजुकेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, दोनों सही है। अब इसमें एक स्टोरी से समझें इसे। पुराने ज़माने में बच्चे 10-12 साल की उम्र में खेत या फैक्ट्री में काम करने लगते थे। ठीक है, डायरेक्ट चाइल्ड एडल्ट माने जाते थे। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, चाइल्ड लेबर लॉज आए। ठीक है, कंपलसरी एजुकेशन आई। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं इसे कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो कंपलसरी एजुकेशन भी आई। अब बच्चा 18 साल तक स्कूल में रहता है, वो चाइल्ड नहीं है पर अडल्ट भी नहीं है। ठीक है, इस बीच के वेटिंग पीरियड को ही एडोलसेंस कहते हैं। ये थी थ्योरी किसकी? केट की। ठीक है, वेटिंग पीरियड को ही एडोलसेंस कहते हैं। इसके बाद प्यूबर्टी टाइमलाइन से क्वेश्चन है, ग्रोथ स्पर्ट इन गर्ल्स, व्हेन डज ग्रोथ स्पर्ट स्टार्ट इन गर्ल्स, तो 10 से 12 साल के बीच में शुरू होता है लड़कियों में ग्रोथ स्पर्ट, जो कि लड़कों से जल्दी है। ठीक है, जैसे कि हम अगर नोटिस करें तो क्लास 6 और 7 की लड़कियां ज़्यादा लंबी होती हैं अक्सर बॉयज़ से। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज गर्ल्स हिट प्यूबर्टी 2 years अर्लियर देन बॉयज़। ठीक है, बॉयज़ कैच अप लेटर अराउंड 14 to 15 years। अब ट्रैप कभी कभार ये हो सकता है ऑप्शन में 12-14 साल बॉयज़ के लिए दे दें और 10-12 गर्ल के लिए दे दें। ठीक है, तो ये सही है, लेकिन कभी कभार इसको पलट देते हैं। ठीक है, इसके बाद एजुकेशन एक्ट्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि PWD एक्ट 1995 एंड फ्री एजुकेशन। अब चैप्टर स्पेसिफिक पूछ लिए जाते हैं इसमें, जैसे कि विच चैप्टर ऑफ PWD एक्ट 1995 एंश्योर्स फ्री एजुकेशन टिल 18 years। ठीक है, तो इतना अंदर जाके पूछ लेते हैं। तो चैप्टर 5 में इसकी बात करी गई है कि 18 साल तक के बच्चों को PWD एक्ट में फ्री एजुकेशन दी जाएगी। बाकी बच्चों को 6 से 14 साल है, इनमें 18 साल है। अब इसको याद ऐसे रख सकते हैं, RT एक्ट जो 2009 है वो फ्री एजुकेशन देता है 14 साल तक को, और PWD एक्ट 1995 है वो फ्री एजुकेशन देता है 18 साल तक। ठीक है, इसमें स्पेसिफिक प्रॉमिस जो था वो रिटर्न में दिया गया चैप्टर 5 में एजुकेशन, तो इसको आप याद कर सकते हैं, रोमन न्यूमरल से याद कर सकते हैं, 5 एजुकेशन वी, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, कैसे भी अपना निमोनिक बना के, जैसे भी आपको सही लगे। अब जो RT एक्ट 2009 है चैप्टर 7, उसमें क्या है, उससे रिलेटेड बात पूछी गई है कि उसमें क्या इंक्लूड नहीं है। तो क्या है ये तो पता होना चाहिए, क्या नहीं है ये भी पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है रिड्रेसल। ठीक है, रिड्रेसल और स्टूडेंट टीचर रेशियो। इसको थोड़ा तोड़ के समझते हैं, जैसे कि चैप्टर 7 में RT एक्ट चैप्टर 7 में मिसलेनियस चीज़ें हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स,
सेंट्रल गवर्नमेंट पावर्स यानी कि अदर चीज़ें। सो पावर टू इशू डायरेक्शन वो चैप्टर 2 में है, ठीक है, तो वो वहाँ पे है। इसके बाद स्टूडेंट टीचर रेशियो यानी कि पीटीआर प्यूपिल टीचर रेशियो, है ना। तो दिस इज़ द हार्ट ऑफ स्कूल, इट इज़ द स्केड्यूल्ड एनेक्स टू सेक्शन 25 चैप्टर 4 में इसकी बात करी गई है स्टूडेंट टीचर रेशियो की, और सेक्शन 25 में। रिड्रेसल की बात किस में करी गई है? लोकल अथॉरिटी ग्रीवियंस रिड्रेसल इन चैप्टर 6 में करी गई है इसकी बात, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स की, ठीक है। तो ये था फैक्चुअल चीज़ें हैं। इसके बाद नेपाली लैंग्वेज इन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें अमेंडमेंट करके ऐड करी गई है लैंग्वेजेस। जैसे कि क्वेश्चन है कि कौन सा अमेंडमेंट ऐड करता है ऐड करा नेपाली लैंग्वेज को 8th स्केड्यूल में, तो 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। इसको आप नमक से याद कर सकते हैं, एन से नेपाली, एम से मणिपुरी, के से कोंकणी, ये 3 लैंग्वेज ऐड हुई थी 71th अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, जो कि 1992 में हुआ था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। ये तीनों लैंग्वेजेस 71st अमेंडमेंट में ऐड हुई थी। 73 और 74 आपको पता ही है, पंचायत के लिए, ठीक है, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़। इसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी से भी क्वेश्चंस हैं। ब्रोनफेन ब्रेनर्स के सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए गए, फेक सर्कल बना के, ठीक है, कि विच इज़ नॉट अ सर्कल इन इकोलॉजी थ्योरी, तो फिनोमिनन सर्कल इसका आंसर था, ठीक है। अब इसमें यह है कि द लेयर्ड केक, यूरी ब्रोनफेन ब्रेनर सेड अ चाइल्ड इज़ अफेक्टेड बाय लेयर्स, जैसे कि इसमें 4-5 लेयर होती है, 5 लेयर होती हैं एक्चुअली, जो कि क्रोनो सिस्टम मिला के 5 लेयर होती है। तो सबसे अंदर होता है माइक्रो सिस्टम यानी कि स्मॉल, ये सबसे छोटा सर्कल होता है, इसमें फैमिली, स्कूल, ये सारी चीज़ आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद मैसो सिस्टम होता है, इसमें पीटीएम यानी कि रिलेशनशिप होता है बच्चे का या फैमिली का डायरेक्ट स्कूल से, ठीक है, जिसमें पीटीएम रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली एंड स्कूल, ये सी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, ये मिडल में होता है। फिर उसके बाद एक्सो सिस्टम, ये बाहरी कारकों से प्रभावित होता है, जैसे कि फादर का जॉब ट्रांसफ़र हो जाना, चाइल्ड उसमें शामिल नहीं है डायरेक्ट, पर अफेक्ट हो रहा है चाइल्ड भी। इसके बाद मैक्रो सिस्टम, इसमें सोशल चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि कल्चर, लॉज, ठीक है, ये चीज़ भी अफेक्ट करती है बच्चे को, ठीक है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ही सही। फिर उसके बाद फिनोमिनन सर्कल कोई टर्म नहीं है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, फिनोमिनन सर्कल कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, ठीक है। और लास्ट में आता है क्रोनो सिस्टम, इसमें टाइम और टाइम से रिलेटेड जो प्रभाव पड़ते हैं बच्चों में, उसके बारे में बातें करी गई हैं। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से भी क्वेश्चन है एक, मोटर रिप्रोडक्शन की व्हाट इज़ नीडेड फॉर मोटर रिप्रोडक्शन, तो इसका आंसर है बेसिक नीड और मोटिवेशन, ठीक है, और प्रैक्टिस, दोनों, बेसिक नीड मोटिवेशन ये एक, और दूसरा प्रैक्टिस। जैसे कि हमने यूट्यूब पर विराट कोहली का कवर ड्राइव देखा, ऑब्जर्व करा, ठीक है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। क्या आप तुरंत वैसा खेल लोगे? नहीं, तो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट चाहिए रहेगी कि हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मसल मेमोरी बनाने के लिए, ठीक है। स्टेटमेंट 2 वही कह रही है कि प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में मोटर रिप्रोडक्शन के लिए प्रैक्टिस। और दूसरी चीज़ क्या चाहिए रहेगी कि आपके अंदर मोटिवेशन और नीड भी तो होनी चाहिए सीखने की, जो कि स्टेटमेंट 1 कह रही है ना, कि बेसिक नीड होनी चाहिए और मोटिवेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो जब तक ये नहीं होगी हम सीख नहीं पाएंगे। तो विदाउट अर्ज बॉडी वॉन्ट एक्ट, ठीक है। इसके बाद एजुकेशनल पायनियर्स से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मॉन्टेसरी वर्सेस डिवी, इन सब का मैच पूछ लिया जाता है। मॉन्टेसरी का आपको पता होना चाहिए, इन्होंने एक स्कूल ओपन करा था जिसका नाम था कासा दे बाम्बिनी, ठीक है, जिसका मतलब है चिल्ड्रंस हाउस। इसमें सारी चीज़ें बच्चों से रिलेटेड थी, ठीक है, मतलब बच्चों के अनुसार थी,
ठीक है, चाइल्ड फ्रेंडली थी सारी चीज़ें। ठीक है, बच्चों की हाइट पे कुर्सियाँ, बच्चों की हाइट की कुर्सियाँ, बच्चों की हाइट पे चीज़ें रखी हुई, बुक्स रखी हुई। ठीक है, लाइब्रेरी के शेल्फ उन्हीं के हाइट के, और कलरफुल सारी चीज़ें। ठीक है, ताकि बच्चे खुश रहें, अट्रैक्ट हों, जो भी बच्चों को अच्छी लगती हैं प्ले वे तरीके से, वो चीज़ें इस स्कूल में थी। फिर उसके बाद ये रोम में शुरू करा था इन्होंने, कासा डी बॉम्बे ने, और इसमें ये सारी चीज़ें थी। मारिया मोंटेसरी ने शुरू करा था, मोंटेसरी पद्धति भी होती है, मोंटेसरी मेथड। ठीक है, इसके बाद जॉन डीवी, इन्होंने ओपन करा लेबोरेटरी स्कूल शिकागो में 1896 में। ठीक है, लेबोरेटरी स्कूल के लिए ये फेमस है। मिनिएचर सोसाइटी भी कहा था इन्होंने उसको, स्कूल्स को एम्ब्रॉयनिक सोसाइटी, मिनिएचर सोसाइटी। तो लेबोरेटरी स्कूल शिकागो में इन्होंने 1896 में शुरू करा, टेस्ट करने के लिए अपनी प्रोग्रेसिव थ्योरीज को। ठीक है, तो ये दोनों हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। इसके बाद पेडागोगी और क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, ग्रुपिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, कि हाउ टू ग्रुप स्टूडेंट्स। तो वेज कौन कौन से हैं ग्रुप करने के स्टूडेंट्स के। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे। अब कई तरीके से ग्रुप कर सकते हैं, बाय चॉइस, बाय कैपेसिटी, बाय इंटरेस्ट। ठीक है, बाय चॉइस में क्या रहता है कि अपने फ्रेंड के साथ ही ग्रुप बना ले बच्चा। ठीक है, ठीक है, ये कंफर्ट के लिए अच्छा रहता है, गुड फॉर कंफर्ट। इसके बाद बाय कैपेसिटी, यानी कि एबिलिटी के अनुसार ग्रुपिंग कर दी जाए, कि सारे एडवांस रीडर्स एक साथ, गुड फॉर टारगेटिंग स्पेसिफिक स्किल्स। ठीक है, फिर उसके बाद बाय इंटरेस्ट, जिनको फुटबॉल पसंद है वो ग्रुप ए में जाए, जिसको डांस पसंद है वो ग्रुप बी में जाए, ऐसे ऐसे इंटरेस्ट के अनुसार ग्रुप बना दें। तो एक अ गुड टीचर यूजेस ऑल थ्री डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी। ठीक है, तो ये सारे तरीके से ग्रुपिंग की जा सकती है। फिर उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन, अब इसमें लेबलिंग का भी खतरा रहता है, लेकिन कभी कभार ये ज़रूरी रहती है और फ़ायदेमंद रहती है। अब इसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन बेनिफिट्स, की बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो प्रिंसिपल्स इसके पता होने चाहिए। इट टीचेस स्टूडेंट्स एम्पैथी, इक्वालिटी एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, पर्सनल प्रिंसिपल्स टीच करती है ये इंक्लूसिविटी। इसके बाद एनवायरनमेंट, टू इंक्लूड अ डिसेबल्ड चाइल्ड द स्कूल मस्ट इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि वो रैंप बनवाए, सेफ्टी के इंतजाम करे। ठीक है, चाइल्ड को एडजस्ट ना होना पड़े, स्कूल एडजस्ट होए चाइल्ड के अनुसार, इंक्लूसिविटी उसे कहते हैं। ठीक है, अदरवाइज इंटीग्रेट करना बोलते हैं, कि बच्चा एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, तो बच्चे को एडजस्ट नहीं करना है। ठीक है, स्कूल को मॉडिफाई होना है बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। सो द क्लासरूम एनवायरनमेंट बिकम्स मोर केयरफुल एंड बेटर फॉर एवरीवन। तो इंक्लूसिव, ये तो कॉमन चीज़ें हैं। इसके बाद राइटिंग स्किल्स, व्हाट काउंट्स एज राइटिंग प्रैक्टिस। तो इसमें दो ऑप्शन थे, दोनों सही हैं। जैसे कि ओल्ड स्कूल, इवोल्यूशन कैसे हुआ, ओल्ड स्कूल में क्या था कि ट्रेसिंग लेटर्स, ए फॉर एप्पल, ठीक है, बी फॉर बॉल, ऐसे करके सिखाना। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए ऑन पेपर। ठीक है, इसके बाद मॉडर्न स्कूल ये कहता है कि फाइंडिंग कीज ऑन अ कीबोर्ड। ठीक है, कि ए कहाँ है, इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिजिटल राइटिंग स्किल्स। ठीक है, सो बोथ इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजिंग एंड प्रोड्यूसिंग टेक्स्ट। उस पर प्रोड्यूस हो रहा है टेक्स्ट स्क्रीन पे, उस पर डायरेक्ट कॉपी पे, तो बात एक ही है, इवोल्यूशन हो रहा है ना ये एक तरीके से। इसके बाद नॉलेज फॉर्मेशन, टीचर्स रोल। ठीक है, रोल ऑफ टीचर इन फॉर्मिंग नॉलेज। इसमें तीन ऑप्शन थे, तीनों सही थे। पेडागोगी, यानी कि ऑथेंटिक वर्क देके, गिव रियल वर्ल्ड टास्क, नॉट जस्ट कॉपी पेस्ट। ठीक है, बच्चे को असली का टास्क दो। और इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछने के लिए एनकरेज करो क्यूरियोसिटी को। जैसे अगर बच्चा पूछे वाई स्काई इज़ ब्लू, तो उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, अब बेहुदे क्वेश्चन नहीं, ये थोड़े से सही क्वेश्चन है। अब बच्चा तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पर एनकरेज उसको ऐसे क्वेश्चन पे करने की कोशिश करनी है। डिसकरेज तो उसे करना ही नहीं है, चाहे वो गलत ही क्वेश्चन क्यों ना पूछे, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी ख़राब नहीं होता। ठीक है, तो इसके बाद स्पेसिफिक ड्रिल्स, यानी कि ड्रिल डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट।
कई बार ड्रिल्स भी ज़रूरी होती हैं, कोई चीज़ मेमोराइज़ करानी है जैसे टेबल्स वगैरह, तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस भी सही मान ली जाती है। तो सभी मेथड से नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है, इन सभी मेथड से स्पेसिफिक प्रैक्टिस, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ऑथेंटिक वर्क, ये सारी चीज़ ज़रूरी है। अब साइंस इन ईवीएस करिकुलम विच फ्रेमवर्क, ये किस फ्रेमवर्क पे आधारित है? इसमें टीचिंग साइंस एज अ पार्ट ऑफ ईवीएस नेशनल करिकुलम फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन 1988, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसमें क्या था, एनसीएफ से पहले 1988 फ्रेमवर्क ने स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दी कि प्राइमरी लेवल पर साइंस और सोशल साइंस अलग मत पढ़ाओ, उन्हें कंबाइन करके ईवीएस बना दो, ठीक है। तो इसमें एनसीएफ 2005 चूज़ नहीं करना है, 1988 फ्रेमवर्क को सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी डीप नॉलेज का क्वेश्चन है। उसके बाद कुछ जनरल अवेयरनेस और सोशल साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन डाल देते हैं इसमें, जैसे कि कंप्यूटर बेसिक्स, ठीक है, मैच करना, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, कंट्रोल। तो स्टोरेज सबका मतलब जान लेते हैं। स्टोरेज का मतलब है कि डिस्प्लेइंग ऑपरेशंस, ठीक है, तो ये गलत है। स्टोरेज होती है सेविंग के लिए, यानी कि स्टोरेज पता ही है, स्टोर करने के लिए। प्रोसेसिंग लिखा गलत है, ठीक है, परमानेंटली सेविंग के लिए, लेकिन ये गलत है। प्रोसेसिंग होती है कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, जैसे सीपीयू प्रोसेस करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद कंट्रोल, कंट्रोल ऑल ऑपरेशंस, ये कंट्रोल यूनिट करता है, ये सही है, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज एंड सोसाइटी, सोशल, सोशल डैश सीन इन लैंग्वेज, तो इसमें क्या आएगा, सोशल डिफरेंस भी आ सकता है और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी आ सकता है, क्योंकि लैंग्वेज में दोनों चीज़ देखी जा सकती है। अब सोशियो लिंग्विस्टिक्स को जान लेते हैं थोड़ा कि डिफरेंस, पीपल स्पीक डिफरेंटली बेस्ड ऑन रीजन्स, ठीक है, डायलेक्ट्स अलग अलग होते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि लैंग्वेज शोज स्टेटस, यानी कि एक बड़ा ऑफिसर इंग्लिश या प्योर हिंदी बोलेगा, ठीक है, प्योर हिंदी, और एक लेबरर की भाषा अलग ही होगी, ठीक है। तो लैंग्वेज क्रिएट्स लेयर्स, स्ट्राटा इन सोसाइटी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आ जाती है सोशियो लिंग्विस्टिक्स में। इसके बाद वुमेन्स वोटिंग राइट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि 1928 में मिला। हु गॉट वोटिंग राइट्स इन 1928, तो यूनाइटेड किंगडम इसका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। वुमेन इन यूके सफरेज राइट मिला, उन्होंने लड़ाई लड़ी, ठीक है, 1928 में जाके उन्हें इक्वल फ्रेंचाइज यानी कि वोटिंग राइट सेम एज मैन मिला। यूएसए को 1920 में मिला था ये। अब जेंडर वर्सेस सेक्स, इसमें अंतर पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जेंडर जो होता है वो सोशियो कॉन्स्ट्रक्ट होता है, ठीक है, जैसे कि यस पिंक फॉर गर्ल्स ब्लू फॉर बॉयज़ सोसाइटी ने बनाया है, जेंडर है ये, ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। जेंडर इज सिस्टमेटिक, ठीक है, तो ये भी सही है। पूरा सिस्टम जॉब्स रोल्स जेंडर के आसपास बना है, ठीक है, कि जैसे नर्स ये जो होंगी वो वुमेन्स ही होंगी, ठीक है, ड्राइवर होंगे तो खाली मेल ही होंगे, तो ये भी सिस्टमेटिक है जेंडर। अब जो सेक्स है इसको हायरार्किकल बताया गया है, तो सेक्स जो कि मेल और फीमेल बायोलॉजी से रिलेटेड है, ये बायोलॉजिकल डिफरेंस है, ठीक है, ये बस एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है। नेचर कभी ये नहीं कहता कि मेल ही बॉस रहेगा, ठीक है, या हायरार्की सोसाइटी जो होती है वो जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करी जाती है, ठीक है, ऊपर नीचे हायरार्की है ना ये, तो ये जेंडर के पर्सपेक्टिव से देखी जा सकती है, पर सेक्स में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, बायोलॉजी ने नहीं बनाई ये चीज़। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ क्रिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है एक, ये फैक्चुअल है। क्रिएशन इज कॉलिंग दैट एग्जिस्टेंस विच प्रीवियसली हैड नो फॉर्म, तो ये हर्बर्ट रीड ने कहा था। सर हर्बर्ट रीड जो हैं वो फेमस हैं, आर्ट हिस्टोरियन हैं ये, और उन्होंने आर्ट एजुकेशन पर बहुत काम किया है। ये कोड क्रिएटिविटी को डिफ़ाइन करता है, ठीक है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट ये चीज़ हो सकती है कि मिसलेनियस जो चैप्टर्स हैं एक्ट्स के, जैसे RTE PWT, ये रट लेने हैं,
ठीक है, क्या करें। इसके बाद डेट्स भी मैटर करती हैं, जैसे 1928 यूके का पूछ लिया भाई साहब, ठीक है। 1920 का अमेरिका का भी पूछ सकते हैं। 1988 का वो करिकुलम वाला क्वेश्चन, ठीक है, एनसीएफ साइंस, जो साइंस ईवीएस से रिलेटेड था। और 1992 में नेपाली को वो लैंग्वेज का दर्जा दिया था, हमारे 8th शेड्यूल में ऐड किया था, नमक से याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डेफिनेशंस याद कर लेनी है कि डिफरेंस पता होना चाहिए सेक्स और जेंडर में। सेक्स बायोलॉजिकल होता है और जेंडर सोशल होता है, और रिवीजन करते रहना है तभी होता है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मोस्ट कंफ्यूजिंग हैं, कमीशन से रिलेटेड, ठीक है, उनकी हिस्ट्री, थ्योरीज, ठीक है, टेक्निकल पेडागोगी, कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स जैसे फ्लूइड और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में अंतर पता होना चाहिए, पर्सपेक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, ठीक है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक एक करके थीम्स में डिवाइड करके इनको देखते हैं। सबसे पहले एजुकेशन हिस्ट्री और कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड है ये, ठीक है। आर्ट इन एजुकेशन, ये 2000 एनसीएफ 2005 में शामिल करी गई, ठीक है, कि कौन सा फ्रेमवर्क रिकॉग्नाइज करता है यूनिवर्सल इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट। तो सीधा आंसर एनसीएफ 2005 है। एनसीएफ 2005 से पहले आर्ट, म्यूजिक, डांस को सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर या हॉबी की तरह माना जाता था। एनसीएफ 2005 ने यह कहा कि आर्ट शुड बी अ करिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि मेन सब्जेक्ट की तरह सिखाया जाना चाहिए सबको, ठीक है, यूनिवर्सल है ये, नॉट जस्ट टैलेंटेड किड्स जो कि लेबल कर देते हैं हम। और इट हेल्प्स इन क्रिएटिविटी एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है, आर्ट ज़रूरी है। जैसे कि पहले म्यूज़िक पीरियड फ्री पीरियड मानते थे, तो एनसीएफ 2005 के बाद आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग AIL, ठीक है, कंपलसरी हो गया, ठीक है। स्पोर्ट्स को कह देते थे फ्री है, स्पोर्ट्स तो खैर उसमें आ जाएगा, लेकिन आर्ट म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी इसमें, ठीक है। इसके बाद 2 सेट्स ऑफ करिकुला, ये पता होनी चाहिए। विच कमीशन डिवाइज 2 सेट्स ऑफ करिकुला, ये एजुकेशन कमीशन 1964 कोठारी कमीशन ने दिया। कोठारी कमीशन ने देखा कि इंडिया बहुत डाइवर्स है, उन्होंने सजेस्ट किया कि एक नेशनल लेवल करिकुलम होना चाहिए जो सबके लिए सेम हो, ठीक है, और एक स्टेट लेवल वेरिएशन होना चाहिए, ठीक है, ताकि लोकल नीड्स भी पूरी हों। तो इसलिए इन्होंने 2 सेट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स की बात की, ताकि ब्रिज जो है वो उसको फिल किया जा सके, उस गैप को ब्रिज किया जा सके। इसी ने ही इसके बाद 10+2+3 का स्ट्रक्चर इसी ने दिया था, कोठारी कमीशन ने। पर व्हेन वाज द 10+2+3 स्ट्रक्चर गिवन, तो इसका आंसर है 1973। बेशक इसने, अब इसमें कंफ्यूजिंग पॉइंट ये है कि बैकग्राउंड पता होना चाहिए। कोठारी कमीशन ने ये आइडिया प्रपोज किया था 1968 की जो पॉलिसी थी, NPE 1968 ने इसे पॉलिसी बनाया, ठीक है। अब साल 1973 73 ये वो साल है जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसे फाइनल स्ट्रक्चर का रूप दिया और इसमें अडॉप्ट किया इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो एग्ज़ाम में अगर 64 68 ना हो तो 73 टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन ईयर माना जाता है, ठीक है, जैसे कि इस एग्ज़ाम में माना गया था 2022 वाले में। अब इसका मीनिंग ये है कि 10 साल की स्कूल, ठीक है, सेकेंडरी, फिर उसके बाद 2 साल का सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, जिसे जूनियर कॉलेज भी कहते हैं कई जगह यूपी वगैरह में, फिर उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन, ठीक है, ये स्ट्रक्चर रहता है इसमें। इसके बाद यूनिवर्सिटी कमीशन, ब्रिटिश ईरा से रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन अपॉइंटेड, तो इसका आंसर है 1902। इसकी हिस्ट्री ये है कि लॉर्ड कर्जन का टाइम था ये, उन्होंने थॉमस रालेग, ये जो भी इसका नाम है, की चेयरमैनशिप में ये कमीशन बनाया था। रैलिक कमीशन भी कहते हैं इसे, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के अंदर था ये। इसके बेसिस पर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 आया, जिसने यूनिवर्सिटीज़ पर ब्रिटिश कंट्रोल टाइट कर दिया, ठीक है।
इसके बाद यूएनओ और चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन। यूएनओ से स्टेटमेंट, इट इज़ आवर ड्यूटी टू एंश्योर बेस्ट फॉर चिल्ड्रन, ये कब दिया गया था? तो ये 20 नवंबर 1959 को 59 को दिया गया था, ये फैक्ट है। अब इतने दिन कौन याद रखता है? इस दिन यूएन ने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड अडॉप्ट किया था, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। तो इसलिए 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे भी मनाया जाता है, ये भी याद रखना है आपको, आगे की चीज़ें भी हैं ये। इंडिया में 14 नवंबर को मनाते हैं नेहरू जी के बर्थडे पर वर्ल्ड में 20 नवंबर है, ठीक है। तो ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इतना डीप भी पूछ सकते हैं, इतना डीप पूछ सकते हैं। तो इसके बाद लैंग्वेज पेडागोजी, इंग्लिश और हिंदी, इसमें पूछा मीनिंग ऑफ LAC, ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ LAC। तो इसका मतलब है लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुला। अब इसमें ये कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज सिर्फ हिंदी इंग्लिश टीचर की जिम्मेदारी नहीं है लैंग्वेज सिखाना। जब साइंस टीचर फोटोसिंथेसिस पढ़ाता है तो वो भी नए वर्ड सिखा रहा है, ठीक है, साइंटिफिक टर्म्स सिखा रहा है। जब सोशल साइंस का टीचर है तो वो सोशल स्टडीज से रिलेटेड कुछ वर्ड्स टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो LAC की जो अप्रोच है वो लैंग्वेज लर्निंग हैपेंस इन ऑल सब्जेक्ट, हिस्ट्री मैथ साइंस, नॉट जस्ट लैंग्वेज क्लास। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुला, ठीक है। फिर उसके बाद स्टीफन क्रैशन की एक थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टेजेस इन एक्विजिशन ऑफ न्यू लैंग्वेज, कि नई लैंग्वेज कितने स्टेजेस में एक्वायर करता है बच्चा। अब ये डीप कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, इसका आंसर है 5, सीधा आंसर है इसका 5 स्टेजेस में। मॉनिटर मॉडल कहते हैं इसे। स्टीफन क्रैशन ने सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए 5 हाइपोथेसिस दिए हैं, ठीक है। पांचों इस प्रकार है लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए, एक्विजिशन लर्निंग यानी कि नेचुरल सीखना वर्सेस रट्टा मारना, ठीक है, इसमें पता होना चाहिए एक्विजिशन लर्निंग। दूसरा मॉनिटर, ग्रामर रूल्स हमारे एडिटर होते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा इनपुट, हमें लेवल से थोड़ा ऊपर यानी कि I+1 सिखाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेचुरल ऑर्डर, ग्रामर एक नेचुरल ऑर्डर में सिखाई जाती है। पांचवा अफेक्टिव फिल्टर, डर या फियर, इसमें लर्निंग रुक जाती है, यानी कि ये सब चीज़ें रोकती हैं लर्निंग को। तो ये 5 स्टेजेस हैं। बहुत से लोग हैं जो दे के चले गए स्टेजेस और उसको रटना ही पड़ता है, ठीक है, फिल्टर क्वेश्चंस कहते हैं ये। इसके बाद फंक्शनल ग्रामर क्या होती है, ये जरूरी है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है थोड़ा सा, फिर भी कॉन्सेप्ट बेस्ड है ये। फंक्शनल ग्रामर इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। अब इसमें कंपैरिजन ऐसे करा जा सकता है, प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर होती है एक, और एक होती है डिस्क्रिप्टिव यानी कि फंक्शनल ग्रामर। ये दोनों एक ही नाम, डिस्क्रिप्टिव और फंक्शनल। प्रिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, ये पुरानी मानी जाती है, ओल्ड है ये रूल्स बता दिया जाते हैं इसमें, ठीक है, तुम्हें ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं इसमें, प्रिस्क्राइब जैसे कर देता है कोई डॉक्टर, प्रिस्क्रिप्टिव। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव यानी फंक्शनल, ये मॉडर्न अप्रोच है। ये देखना कि लोग लैंग्वेज को यूज़ यानी कि फंक्शन कैसे करते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट पर फोकस करता है, स्ट्रिक्ट रूल्स पर नहीं, ठीक है। जैसे कि रूल्स कहता है विद हुम आर यू गोइंग, ये प्रिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, लेकिन लोग बोलते हैं हु आर यू गोइंग विथ, ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्टिव है, ये कोई रूल पे फोकस नहीं कर रहा है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन चाइल्ड साइकोलॉजी और इंटेलिजेंस थ्योरी से रिलेटेड, ठीक है, कंफ्यूजिंग ऑब्वियसली। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की स्टेज के बारे में पूछ लिया जाता है, एट विच स्टेज चाइल्ड बिगिंस टू थिंक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। तो ये तो पता ही है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, पियाजे की थ्योरी से है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 9 से 11 साल में बच्चा सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोच सकता है जो वो देख या छू सकता है, ठीक है, कॉन्क्रीट चीज़ों का। टच और सी, फॉर्मल ऑपरेशन में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया समझता है, जैसे कि अलजेब्रा, एक्स और वाई दिखते नहीं हैं लेकिन वो मान लेता है, ठीक है, लव, जस्टिस, डेमोक्रेसी, ये सारी चीज़ भी वो एहसास करने लगता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसमें डेवलप हो जाती है। तो
ऐसे याद रख सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मल, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब फॉर्मल। इसके बाद वाइगोत्स्कीज प्राइवेट स्पीच, मैकेनिज्म्स टू टर्न शेयर्ड नॉलेज इनटू पर्सनल नॉलेज, प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जब बच्चा कोई मुश्किल पजल सॉल्व करता है तो वो खुद से बात करता है, ये वाला टुकड़ा यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, इसे घुमा के देखता हूँ, ठीक है, इसे ऐसे लगा देता हूँ, ये सब क्या है, ये प्राइवेट स्पीच है। बच्चा अपने से ही बातें करता है, वाइगोत्स्की ने इसे प्राइवेट स्पीच कहा। ये पागलपन नहीं है, कई लोग इसे कैसे पागलों की तरह बड़बड़ाते रहते हैं बच्चे, ठीक है, ये नहीं है, ये प्राइवेट स्पीच है, ये सेल्फ रेगुलेशन है। बच्चा बाहर की नॉलेज को अपने दिमाग यानी पर्सनल नॉलेज में फिक्स कर रहा है बोल बोल कर, ठीक है। इसके बाद फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है पियाजे को, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब पता होना चाहिए, स्टडी ऑफ नॉलेज, नॉलेज कहाँ से आई, ठीक है, ज्ञान का अध्ययन, ठीक है, ज्ञान के जनन का अध्ययन, ज्ञान कहाँ से होता है, बनता कैसे है, ठीक है। जेनेटिक का मतलब होता है डेवलपमेंट, जीन्स, बायोलॉजी, ठीक है। इसमें यह है कि पियाजे स्टडी करते थे कि इंसान के बच्चे में नॉलेज यानी कि इंटेलिजेंस कैसे डेवलप होती है बायोलॉजिकल तरीके से, ठीक है, इसलिए उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है फ्लूइड और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन है फ्लूइड इंटेलिजेंस डिपेंड्स अपॉन, तो इसका आंसर है न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है, ये रेमंड कैटल का है, ठीक है, जिन्होंने कहा इंटेलिजेंस दो टाइप की होती है, एक तो फ्लूइड इंटेलिजेंस, ठीक है, जिसे हार्डवेयर कह सकते हैं हम, दूसरा क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जिसे सॉफ्टवेयर की तरह समझ सकते हैं। अब मैं समझाता हूँ इसको। फ्लूइड इंटेलिजेंस में क्या होता है कि आपकी बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग पावर, ठीक है, यानी कि रीजनिंग स्पीड, मेमोरी कैपेसिटी, ये जीन्स और ब्रेन ग्रोथ यानी कि न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट पे डिपेंड करती है फ्लूइड इंटेलिजेंस, ठीक है, ये जीन्स वगैरह पे डिपेंड करती है और ये जवानी में पीक पर होती है और बुढ़ापे में ये कम होती जाती है फ्लूइड इंटेलिजेंस। इसके बाद क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस ये होती है एक्सपीरियंस और लर्निंग से रिलेटेड, आपकी एक्सपीरियंस और लर्निंग से रिलेटेड। इसमें वोकैबुलरी, जीके स्किल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये एजुकेशन और कल्चर से आती है और एज के साथ बढ़ती रहती है ये क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, ठीक है, ये फिक्स रहती है एक तरीके से। और वो जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है ये चेंज होती रहती है, स्पीड, मेमोरी कैपेसिटी ये चेंज होती रहती है ना, तो वो फ्लूइड है। उम्र के हिसाब से स्पीड हमारी कम हो जाती है सीखने की, और क्रिस्टलाइज्ड जो फिक्स रहे। अब एक बूढ़े आदमी की वोकैबुलरी ज़्यादा अच्छी होती है, वो बात बात पे मुहावरे सुना सकता है, ठीक है, उसकी जीके भी अच्छी हो सकती है क्योंकि ये क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का पार्ट है। तो ऐसे याद रखना है, फ्लूइड यानी कि नेचर, ये ब्रेन से रिलेटेड होता है फ्लूइड इंटेलिजेंस, और क्रिस्टलाइज्ड जो होता है वो नर्चर यानी कि एक्सपीरियंस, इससे रिलेटेड होता है क्रिस्टलाइज। इसके बाद एक क्वेश्चन है सोशल नॉर्म्स के लेके, व्हाट आर सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स होते हैं इवेल्युएटिव नेचर के, ठीक है, इसमें क्या है, नॉर्म्स यानी कि नियम, सोसाइटी के रूल्स हैं, वो इवेल्युएटिव होते हैं, मतलब वो हमें जज करते हैं, इवेल्युएट करते रहते हैं, ठीक है, सोशल नॉर्म्स। जैसे कि अगर आप मेट्रो में ज़ोर से चिल्ला रहे हैं तो लोग घूरेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि शांत रहना एक नॉर्म है ना, एक नियम है, और सोसाइटी आपके बिहेवियर को बैड इवेल्युएट कर रही है अगर आप चिल्ला रहे हैं तो, ठीक है, मेट्रो में, ये सोशल नॉर्म है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन सिजोफ्रेनिया और ग्रेव्स डिसीज को लेके, ठीक है, साइकोसिस वेयर वन कैंट टेल रियल फ्रॉम इमेजिन्ड, ठीक है, यानी कि सिजोफ्रेनिया में क्या हुआ है कि एक तो ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें हेलुसिनेशंस होते हैं, जिसमें आवाज़ें सुनाई देना, ठीक है, कुछ भी अंदाज़ा लगाना, ठीक है, ज़्यादा सोचना, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। और डिल्यूशंस, दूसरे पे शक करना, ठीक है, कि ये मेरे को मारना चाहता है या ये मेरे पे शक कर रहा है, ठीक है, कोई भी ख्याल आना मन में, ठीक है। तो सिजोफ्रेनिया में हेलुसिनेशंस और डिल्यूशंस होते हैं।
इंसान को सपने और हकीकत में फ़र्क नहीं पता चलता है, ठीक है। अगर वो कोई चीज़ सोच ले तो वो उसे रियलिटी लगने लगती है, वो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं कर पाता है सिज़ोफ्रेनिया में। अब ग्रेव डिसीज़, ये थायराइड की बीमारी है, ठीक है, फिज़िकल, मेंटल नहीं है ये। मेंटल दिमाग से रिलेटेड नहीं है ये, वो दिमाग से रिलेटेड थी, ये दिमाग से रिलेटेड नहीं है। ये थायराइड की बीमारी है, फिजिकल, मेंटल नहीं है, ठीक है। उसके बाद डिप्रेशन, ये मूड डिसऑर्डर है, साइकोसिस नहीं है ये, ठीक है। साइकोसिस नहीं माना जाता यूजुअली से, तो ये है, ठीक है। तो सिजोफ्रेनिया और ग्रेव डिसीज को लेके कन्फ्यूज़न होती है, तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद आइडेंटिटी डेप्रिविएशन इन टीन्स, यानी कि जो टीनेजर होते हैं वो उनकी आइडेंटिटी डिप्राइव्ड होती है एक तरीके से, उसको लेके क्वेश्चन है। फैक्टर्स प्रोमोटिंग आइडेंटिटी डिप्रिविएशंस इन इंडियन टीनेजर्स, ठीक है। तो इसका करते हैं, आजकल के टीनेजर्स कौन हूँ मैं, ठीक है, आइडेंटिटी क्राइसिस, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्यों फेस कर रहे हैं, तो ब्रेकिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज़, पुराने वैल्यूज़ टूट रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये फैक्टर्स हैं प्रोवोक करने के, आइडेंटिटी डिप्रिविएशन के। ब्रेकिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज़, पुराने वैल्यूज़ टूट रहे हैं, और लैक ऑफ एडल्ट सपोर्ट, पेरेंट्स बिजी हैं, गाइडेंस नहीं दे रहे हैं, ठीक है। रैपिड सोशियो कल्चरल चेंज, ये भी सही है, इंटरनेट वेस्टर्न कल्चर से सब बदलता जा रहा है, ठीक है। तो ये तीनों रीज़न से बच्चा लॉस्ट फील करता है। अब ये ऑप्शन देख के आपको डिसाइड करना है कि कौन कौन से चूज़ करने हैं। तो ये तीनों ऑप्शन ही सही हैं कि ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि प्रोवोक कर रहे हैं आइडेंटिटी डिप्रिविएशन को इंडियन टीनेजर्स में। इसके बाद टीचिंग मेथडोलॉजी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी डेफिनेशन, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू, तो इसका आंसर है यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इन एजुकेशन बोथ, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट ये है कि टेक इन एड, ठीक है, यानी कि एजुकेशन सेक्टर में टेक, ठीक है, टेक इन एजुकेशन। और दूसरा होता है टेक ऑफ एजुकेशन, ये एक एक करके देखते हैं। टेक इन एजुकेशन का मतलब टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए टूल्स यूज़ करना, ठीक है। इन एजुकेशन, टेक इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी डाल देना एजुकेशन में, ठीक है, जैसे स्मार्ट बोर्ड, एप्स, प्रोजेक्टर, ये सब क्या है, ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी है। फिर उसके बाद टेक ऑफ एजुकेशन, इसका मतलब होता है साइंस ऑफ टीचिंग, यानी कि टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, यानी कि पढ़ाना कैसे है, ठीक है, टीच कैसे करना है। ऑप्शन दूसरा इसमें यह है कि लर्निंग अबाउट टीचिंग, लर्निंग अबाउट टेक, ठीक है, ये कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है, एड टेक से रिलेटेड नहीं है ये, ठीक है, एड टेक से रिलेटेड नहीं है, ये कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है। लर्निंग अबाउट टेक, ठीक है, यानी टेक्नोलॉजी को सीखना। इसके बाद ये कॉन्सेप्ट आ गया होगा। इसके बाद रिवर्स चेनिंग, रिवर्स चेनिंग क्या होती है, रिवर्स चेनिंग ऑफ स्टिमुली हेल्प इन लर्निंग इफेक्टिवली। इसमें यह है कॉन्सेप्ट कि चेनिंग पता होना चाहिए सबसे पहले, मुश्किल काम को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना। रिवर्स चेनिंग में क्या होता है कि पीछे से सिखाना शुरू करना, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बच्चे को शर्ट पहनना सिखाना, ठीक है। स्टेप 1 में क्या होगा, टीचर शर्ट पहनाता है, ठीक है। स्टेप 2 में बटन लगाता है, ठीक है। लास्ट स्टेप में क्या करता है, स्टूडेंट सिर्फ आखिरी बटन लगाता है, ठीक है, ताकि वो सक्सेस फील करे कि मैंने ही पूरी शर्ट पहनी है, ठीक है। तो धीरे धीरे बच्चा पीछे के स्टेप्स सीखता है, इससे बच्चे को सक्सेस फील होती है, मोटिवेशन मिलती है और लर्निंग इफेक्टिव होती है। जैसे कि कोई ब्लॉक बना रहा हो बच्चा, ठीक है, वो ना लगा पा रहा हो ब्लॉक, 10 के ब्लॉक लगाने हैं उसे, ठीक है, 9 ब्लॉक खुद लगा दो, ठीक है, 10वां ब्लॉक उसे लगाने दो, ठीक है, तो बच्चा खुश हो जाएगा। ऐसे फिर एक एक करके कम करते जाओ, 8 खुद लगा दो, 2 उसे लगाने दो, ठीक है। तो यही है रिवर्स चेनिंग, इससे इफेक्टिव होती है लर्निंग, उसे सेंस ऑफ वो आती है कि मैंने ही कर रहा है। इसके बाद पेडागोगिकल एनालिसिस के स्टेप्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। हाउ मेनी स्टेप्स ऑफ पेडागोगी एनालिसिस आर देयर, तो एक टीचर टॉपिक को कैसे तोड़ता है, तो वो
4 स्टेप में तोड़ सकता है। 4 पिलर्स ऑफ पेडागोजी कहते हैं इन्हें। सबसे पहले कंटेंट एनालिसिस, ये टॉपिक को छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, ठीक है। कंटेंट एनालिसिस में टॉपिक को छोटे टुकड़ों में बांटना। दूसरा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, गोल सेट करना, बच्चा क्या सीखेगा, ठीक है, कि इसके बाद ये लेसन डिलीवर होने के बाद बच्चा ये कर सकता है, ठीक है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स सेट कर देना। उसके बाद मेथड्स, एक्टिविटीज़ कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है, लेक्चर मेथड से या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से, या कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद इवैल्यूएशन, लास्ट में टेस्ट कैसे लेंगे, ठीक है, यानी कि ओरल तरीके से या लिख के रिटर्न में या एमसीक्यू टाइप कैसे इवैल्यूएट करेंगे। फिर उसके बाद की बिहेवियर इन इफ़ेक्टिव टीचिंग। अब की बिहेवियर इन इफ़ेक्टिव टीचिंग इसका मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, ठीक है, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन है एक मॉडल से, बोरिक्स इफ़ेक्टिव टीचिंग मॉडल, ठीक है। इसने ये कहा, या ये मॉडल ये कहता है कि टीचर को मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी होनी चाहिए उसके इंस्ट्रक्शंस में। टीचर को अपनी टोन, जेस्चर्स और टूल्स बदलते रहना चाहिए, ठीक है। कभी सवाल पूछो, कभी वीडियो दिखाओ, कभी लेक्चर दो, वैरायटी, ठीक है। वैरायटी कीप्स स्टूडेंट्स एंगेज्ड, ठीक है। अब इसमें एक ऑप्शन और था जो कि कंफ्यूजिंग है, स्टूडेंट आइडियाज़। ये हेल्पिंग बिहेवियर है। की बिहेवियर जो है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट, ये इंस्ट्रक्शनल वैरायटी है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, स्टूडेंट आइडियाज़ इसमें नहीं हो सकता है इफ़ेक्टिव टीचिंग में, ठीक है। स्पेसिफिक चीज़ बतानी होती है क्योंकि हमें। इसके बाद कुछ क्वेश्चन जैसे कि सोशियोलॉजी और फैमिली से रिलेटेड, डिक्लाइनिंग नॉर्मेटिव रोल्स ऑफ फैमिली। द डिक्लाइनिंग नॉर्मेटिव रोल और फैमिली मीन्स दैट पेरेंट्स आर नॉट एज डायरेक्टिव एज दे वर इन पास्ट। इसका आंसर ये है। नॉर्मेटिव रोल्स क्या, कि नॉर्म्स यानी रूल्स सेट करना। जो पहले ज़माने में पेरेंट्स जो बोलते थे वो पत्थर की लकीर होती थी, ठीक है, कि ये बोल दिया तो यही होगा, ठीक है। इसके साथ शादी तय कर दी तो इसी के साथ शादी होगी, ठीक है, पसंद गई भाड़ में। डायरेक्टिव होती थी ये, ठीक है, नॉर्मेटिव रोल्स। अब डिक्लाइन हो रही है ये। आजकल पेरेंट्स बच्चों के फ्रेंड्स बनने की कोशिश करते हैं, वो ऑर्डर नहीं देते, डिस्कस करते हैं। सो द डायरेक्टिव कमांडिंग नेचर हैज़ बिन डिक्लाइनिंग, ठीक है। तो इससे हमने ये सीखा, डेट्स पता होनी चाहिए, ठीक है, टेक्निकली चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि 1902 यूनिवर्सिटीज़ कमीशन जो लॉर्ड कर्जन ने, उसके बाद 1959 यूएन चाइल्ड राइट, ठीक है, 1973 10+2+3, ये टाइमलाइन पता होनी चाहिए। बस साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें पता होनी चाहिए, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लूइड यानी बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड लर्नड इंटेलिजेंस। उसके बाद पेडागोगी, रिमेंबर, रिवर्स चेनिंग, ठीक है, पीछे से सिखाना, इफेक्टिव लर्निंग प्रोसेस है ये, ठीक है, सक्सेस की फीलिंग आती है इसमें बच्चों में। तो ये जो हैं ये थोड़े से टफ क्वेश्चंस माने जाते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। और इसी तरीके से और भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और हैं। अब ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ या करवा रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप मेरी बात को गंभीरता को समझो, क्योंकि एक तो डीएसएसबी के वैसे ही क्वेश्चन बहुत ही क्वालिटी के होते हैं, ऊपर से उसमें से भी ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही टफ हैं, यानी कि जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं बहुत, ठीक है। तो इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, बाकी सब तो ठीक है, लोग कर लेते हैं। तो इस पे थोड़ा सा फोकस करना है। तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन हैं वो भी कर रहे हैं हम। तो इसमें बात करी गई है स्पेसिफिक कैटेगराइजेशंस की, जैसे कि हाउ मैनी लेवल्स इन सिम्पसन्स डोमेन, ठीक है, डेफिनेशन पूछी गई है एनवायरनमेंट वगैरह की, ठीक है, जो कि एज इट इज़ बतानी है, जो कि टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है NIO से जो भी सोर्सेज हैं। इसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरीज़ हैं, इरेक्शन, ब्लूम, NCF 2005 की स्पेसिफिक्स के बारे में पूछी गई हैं चीज़ें। तो सबसे पहले एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड थ्योरीज़। तो सबसे पहले करिकुलम। ये करिकुलम वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से होती है?
तो ये लैटिन वर्ड से इसकी उत्पत्ति होती है। ये क्वेश्चन है कि ये कौन से लैंग्वेज से डिराइव हुआ है करिकुलम वर्ड। इसका मतलब है लैंग्वेज के वर्ड कुरेरे से आया है, ये लैटिन, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज के। इसका मीनिंग है कुरेरे का मतलब कि रन, टू रन और अ रेस कोर्स, ठीक है। जैसे कि एक एथलीट रेस ट्रैक पर, रेस कोर्स पर दौड़ता है गोल तक पहुंचने के लिए, वैसे ही स्टूडेंट करिकुलम पर चलता है एजुकेशन का गोल पाने के लिए, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर लैटिन और रेस कोर्स, ये दो चीज़ याद रखनी है। इसके बाद मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड है, ऑड वन आउट हमें इसमें सेलेक्ट करना है। अकॉर्डिंग टू कॉग्निशन मार्क द ऑड वन आउट रिलेटेड टू द मेंटल प्रोसेस। इसमें असेसमेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, अंडरस्टैंडिंग है और डे ड्रीमिंग है। तो डे ड्रीमिंग ही इसमें सबसे ऑड वन आउट है, क्योंकि सबसे पहले एक एक करके देखो। कॉग्निशन यानी संज्ञान, इसका मतलब है दिमाग का एक्टिवली काम करना, यानी थिंकिंग, रीजनिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग और अंडरस्टैंडिंग में ये एक्टिव मेंटल प्रोसेस है, ठीक है, हम दिमाग लगा रहे हैं इसमें। असेसमेंट में क्या होता है कि ये भी एक एनालिटिकल प्रोसेस है, ठीक है, इसमें भी एनालिटिकल प्रोसेस हो सकता है ये। लेकिन जो डे ड्रीमिंग है ये पैसिव स्टेट है, दिमाग फोकस नहीं कर रहा है, बस भटक रहा है, ठीक है, माइंड वेंडरिंग बोल सकते हैं हम इसे। ये एक्टिव लर्निंग या कॉग्निशन का पार्ट नहीं माना जाता, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेंस में, ठीक है। बाकी ये अलग क्यों है, बाकी सब में फोकस चाहिए, डे ड्रीमिंग में फोकस लॉस्ट होता है। तो ये समझ में आना चाहिए क्या कॉन्सेप्ट है। इसके बाद अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग पे क्वेश्चन है कि विच साइकोलॉजिस्ट स्टेटेड दैट अफेक्टिव लर्निंग ऑफ लर्निंग। तो इसमें कई लोग बेंजामिन ब्लूम लगा देते हैं, जो कि गलत है। इसका स्पेसिफिक आंसर है क्रैथवॉल। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी के लर्निंग के 3 डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव दिमाग से, ठीक है, ये दिया था बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में, ठीक है। ये अलग अलग डेट्स पे दिया था, तो ये डेट याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद अफेक्टिव यानी ये दिल से और इमोशन से जुड़ा रहता है, ये दिया था डेविड क्रैथवॉल ने, ठीक है, 1964 में। इसमें फीलिंग्स, वैल्यूज़ और एटीट्यूड्स आते हैं। अब ये उसी ब्लूम के ही काम पे और काम कर रहे थे, ठीक है, और उन्हीं की ब्रांचेस थी ये, पर ब्लूम ज़्यादा फेमस हो गए तो ये बाकी लोग इग्नोर हो गए। लेकिन इग्नोर करना नहीं है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डेविड क्रैथवॉल अफेक्टिव डोमेन से जुड़े हुए हैं, इसमें फीलिंग्स, वैल्यूज़ और एटीट्यूड आ जाते हैं। फिर उसके बाद साइकोमोटर, इसमें हाथ पैर एक्शन से मोटर रिलेटेड एक्टिविटी आ जाती हैं। इसमें ये दिया था सिम्पसन ने, सिम्पसन और हैरो ने, ये 2 नाम भी आपको याद रखने हैं। कॉग्निटिव बेंजामिन ब्लूम से, अफेक्टिव क्रैथवॉल से डेविड क्रैथवॉल, और जो साइकोमोटर है वो दिया था सिम्पसन और हैरो ने, ठीक है। तो जब भी अफेक्टिव डोमेन की बात हो तो क्रैथवॉल, और जब भी दिमाग की कॉग्निशन की बात हो तो ब्लूम। इसके बाद एरिक्सन साइको सोशल ट्रेट से भी क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पता होने चाहिए, इनके सारे 8 के 8 क्राइसिस। तो इसमें क्वेश्चन ये है, कोर ट्रेट्स इन एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ शेम इन द फेस ऑफ ऑटोनॉमी। तो इसमें क्या है, कैपेसिटी आंसर है इसका, विल, ठीक है, कैपेसिटी इसका आंसर माना है, और जो कि विल से रिलेटेड है। अब ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ये जो है ये स्टेज 2 है एरिक एरिक्सन की स्टेज 2 है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ये 1.5 से 3 साल तक के बीच में रहती है। इसमें इसे टॉयलेट ट्रेनिंग एज भी कहा जाता है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट होता है इसमें ये कि बच्चा खुद काम करना चाहता है, ऑटोनॉमी लेना चाहता है बच्चा, अगर हम उसे डांटें, ठीक है, तो उसे शर्म आती है, शेम फील होता है, तो उसको डांटना नहीं है, उसको बेशक वो उल्टी शर्ट पहन ले, ठीक है, या खाना गिरा दे, तो उसे डांटना नहीं है, उसे ऑटोनॉमी की प्रति प्रेरित करना है, ताकि उसमें विल डेवलप हो, कैपेसिटी डेवलप हो, ठीक है। इसमें वर्च्यू क्या मिलता है, विल। अगर बच्चा सक्सेस होता है तो उसे विल यानी इच्छा शक्ति डेवलप होती है, ठीक है। अब ये ट्रैप है कि एग्ज़ाम में विल की जगह कैपेसिटी वर्ड का यूज़ कर लिया गया है। तो कैपेसिटी टू मेक चॉइसेस, सेल्फ कंट्रोल, ऐसे करके सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो अदर ऑप्शन है उससे एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे होप जो है वो स्टेज 1 में आ जाती है, पर्पस ये स्टेज 3 में आ जाता है, डिज़ायर ये कोई वर्च्यू है ही नहीं, ठीक है।
फिर उसके बाद फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट से क्वेश्चन, एट व्हाट स्टेज डज अ चाइल्ड फुल्ली डेवलप्स इट्स फाइन मोटर स्किल। तो ये चाइल्डहुड है इसका आंसर। ग्रॉस मोटर स्किल जो होती हैं वो बड़ी मसल जो कि रनिंग जंपिंग इन सब में काम में आती हैं, ये इन्फेंसी में डेवलप हो जाती हैं। फाइन मोटर जो होती हैं ये छोटी मसल्स होती हैं, जो जैसे लिखने में, राइटिंग, पेंटिंग, बटनिंग शर्ट, ये सब इन सब में आती हैं। ये चाइल्डहुड में डेवलप होती है, चाइल्डहुड स्पेशली अर्ली चाइल्डहुड में। ठीक है, 3 से 6 ईयर्स। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड याद रखना है। इसमें बच्चा पेंसिल पकड़ना, ठीक है, लेस बांधना सीखता है। ठीक है, अडोलसेंस फेस आते आते ये स्किल्स रिफाइन हो चुकी होती है, पर डेवलपमेंट का मेन फेज चाइल्डहुड है। ठीक है, इसके बाद साइकोमोटर डोमेन के लेवल से क्वेश्चन है, हु डिवाइडेड दी साइकोमोटर डोमेन इनटू 7 लेवल्स। तो इसका आंसर है सिम्पसन। ठीक है, अभी बताया था साइकोमोटर सिम्पसन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो 7 लेवल्स हैं ये कौन कौन से हैं, इन्होंने 1972 में दिया। सबसे पहले परसेप्शन यानी देखना, दूसरा सेट यानी रेडी होना, तीसरा गाइडेड रिस्पॉन्स यानी कॉपी करना, चौथा मैकेनिज्म यानी हैबिट बनाना। ठीक है, पांचवा है कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स यानी कि एक्सपर्ट बनना किसी चीज़ का, छठा है एडेप्टेशन यानी चेंज कर पाना, और सातवां है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नया क्रिएट करना। एक बार और रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट में आ जाता है। पहला है परसेप्शन देखना, दूसरा सेट रेडी होना, तीसरा गाइडेड रिस्पॉन्स कॉपी करना, चौथा है मैकेनिज्म यानी कि हैबिट बनाना, पांचवा है कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स यानी एक्सपर्ट बनना किसी चीज़ का, छठा है एडेप्टेशन चेंज कर पाना, और सातवां है ऑर्गेनाइजेशन यानी नया क्रिएट करना। अब अदर्स क्यों नहीं है, अदर ऑप्शन में जैसे कि डेव है, इन्होंने 5 लेवल दिए थे। ठीक है, हैरो ने 6, सिम्पसन का मॉडल सबसे फेमस है जो कि 7 लेवल्स जो मैंने बताए। ठीक है, इन सब ने भी लेवल दिए थे पर सबसे फेमस है सिम्पसन का ही। अब एरिक्सन की थ्योरी नंबर ऑफ स्टेजेस पे क्वेश्चन पूछ लिया, द 7 स्टेज साइको सोशल थ्योरी वाज गिवन बाय एरिक्सन। ठीक है, अब यहाँ पे 7 स्टेज पूछा है लेकिन एक्चुअल में 8 स्टेजेस हैं। ठीक है, एरिक्सन ने 8 स्टेज दिए हैं। ठीक है, इन्फेंसी टू ओल्ड एज तक। तो कभी कभी हमें यह भी ध्यान रखना है कि पुराने क्वेश्चन में ओल्ड एज यानी कि इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर को काउंट नहीं करते। ठीक है, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर को काउंट नहीं करते, जो लास्ट स्टेज होती है ना। तो या क्वेश्चन या तो इसमें एरर है। ठीक है, 8 की जगह 7 टाइप हो गया, लेकिन फिर भी सबसे मोस्ट जो एक्यूरेट है वो 7 ही माना जाएगा। मोस्ट क्लोज जो है वो 7 ही है, क्लोजेस्ट आंसर चूज़ करना होता है। साइको सोशल सुनते ही एरिक्सन होगा। ठीक है, कोलबर्ग की मोरल थ्योरी अलग है। ठीक है, वो कोलबर्ग ने मोरल थ्योरी दी, बेंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी है। तो ये सारी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद कुछ दूसरे टाइप के डिसिप्लिन के क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो एनसीएफ 2005 और स्कूल करिकुलम से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि वर्क एजुकेशन वर्सेस बुकिश नॉलेज। इस पे क्वेश्चन, वर्क एजुकेशन एज अपोज टू बुकिश नॉलेज इज सीन इन एनसीएफ 2005। ठीक है, एनसीएफ 2005 ने वर्क एजुकेशन को कंबाइन करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हाथ से काम करना यानी कि वर्क करना सिर्फ वोकेशनल नहीं है, ये नॉलेज बनाने का तरीका है, नॉलेज बनाने का, क्रिएशन ऑफ नॉलेज बाय देयर ओन। ठीक है, उन्होंने कहा कि हाथ से काम करना ये है। ठीक है, और बुकिश नॉलेज यानी कि इसको रट्टा मारना, रोट मेमोराइजेशन को डी मोटिवेट किया गया इसमें, यानी कि लेस एम्फेसाइज किया गया इस पे, रट्टा मारने को, रोट मेमोराइजेशन को, और इसको अपोज किया। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग को यानी कि करके सीखना को प्रमोट किया गया इसमें। ठीक है, एनसीएफ 2005 में। इसके बाद हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एज कंपलसरी सब्जेक्ट। हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन, ये भी एनसीएफ 2005 ही होगा। इसने कहा एनसीएफ 2005 ने कि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है, इसे कंपलसरी सब्जेक्ट बनाना चाहिए क्लास 1 से 10th तक, ताकि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको, ये मतलब कि फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद रिटेंशन इन स्कूल
पे क्वेश्चन, द इशू ऑफ रिटेंशन इन द स्कूल मस्ट बी रिसॉल्व बाय, इसका आंसर है मिड डे मील्स। अब ये इसलिए है कि मिड डे मील से कैसे रिटेंशन हो सकता है, यानी कि बच्चे कैसे रुक सकते हैं स्कूल में। तो रिटेंशन का मतलब है बच्चों को स्कूल में रोक कर रखना, ठीक है, ड्रॉप आउट कम करना, ठीक है, ड्रॉप आउट कम करना। तो मिड डे मील स्कीम MDM स्कीम में एम ये था कि गरीब बच्चे खाने के लालच में स्कूल आ जाएंगे, ठीक है, और पढ़ाई पूरी करेंगे। अब ये गुड ग्रेड्स के लिए अच्छा नहीं है, ग्रेड से रिटेंशन नहीं बढ़ती, ठीक है, ऑप्शन में गुड ग्रेड्स भी दिया हुआ है, तो ग्रेड से रिटेंशन नहीं बढ़ती, बल्कि फेल होने के डर से बच्चे स्कूल छोड़ और देते हैं। इसलिए वो जो पॉलिसी है एक, उसमें नो डिटेंशन पॉलिसी है, उसमें अब तो खैर 8वीं तक भी फेल किया जा सकता है बच्चों को। तो पहले उसमें क्या था कि 8वीं तक किसी बच्चे को फेल ही नहीं किया जा सकता, ठीक है, अब 5वीं में और 8वीं में बच्चों को रोका जा सकता है। तो इसीलिए ये था ताकि बच्चे अपना नाम कटवा के ना जाएं या स्कूल ना छोड़ दें। इसके बाद कंटेंट ऑफ सोशल साइंस, कंटेंट ऑफ सोशल साइंस नीड्स टू हैव, इसका आंसर होगा रेलेवेंट लोकल कंटेंट, ठीक है। तो NCF 2005 कहता है कि सोशल साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ये सब दिल्ली या वर्ल्ड की बातें ना करें, ठीक है, उसमें लोकल कंटेंट होना चाहिए। अगर बच्चा बिहार का है तो उसे बिहार की हिस्ट्री और जियोग्राफी भी पढ़ाई जानी चाहिए ताकि वो कनेक्ट कर सके, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो ये था। इसके बाद मेथड्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस अकॉर्डिंग टू NCF 2005, ठीक है, तो इसका आंसर है एस्थेटिक सेंस डेवलप करना। इसमें 4 तरीके की चीज़ें हैं, 4 डाइवर्जेंट थिंकर्स यूज़र, इसमें यह है एस्थेटिक सेंस, ठीक है, बेसिकली इसका आंसर यही है। हमेशा ये डाइवर्जेंट थिंकिंग को ही बेस्ट मानते हैं हम, ये तो हमें पता ही है। अब इसमें थोड़ा सा नुआंस ये है कि NCF कहता है कि सोशल साइंस सिर्फ लॉजिक नहीं है, ठीक है, इससे बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी और एस्थेटिक सेंस यानी सुंदरता और कला की समझ डेवलप करना भी है, जैसे आर्ट, एग्रीकल्चर, ठीक है, कल्चर, आर्किटेक्चर, ये सब भी डेवलप करनी है। सोशल साइंस इज़ अबाउट ह्यूमन वैल्यूज़, नॉट जस्ट साइंटिफिक लॉजिक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन स्पेसिफिक NCF लाइन से उठाया गया है डायरेक्ट, ठीक है, NCF में एज इट इज़ ये लाइन लिखी हुई है, एस्थेटिक सेंस और क्रिएटिविटी को डेवलप करना। तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, कर नहीं सकते। इसके बाद प्रमोटिंग आर्ट्स इन स्कूल, तो विच इंस्टीट्यूट्स आर रिकॉग्नाइज्ड टू प्रमोट आर्ट्स इन स्कूल, तो बाल भवन इसका आंसर है। बाल भवन गवर्नमेंट सेंटर्स होते हैं जहां बच्चे स्कूल के बाद जाकर क्रिएटिव एक्टिविटीज़ जैसे कि पेंटिंग, साइंस मॉडल्स, क्ले आर्ट, ये सारी चीज़ करते हैं, और इनका मेन काम जो होता है आर्ट और क्रिएटिविटी प्रमोट करना, ठीक है। तो बाल भवन से इसका आंसर होगा। इसके बाद डिज़ायरेबल स्कूल कल्चर, NCF चैप्टर से रिलेटेड है ये, NCF चैप्टर से लिया गया है ये डिज़ायरेबल स्कूल कल्चर। तो कौन से चैप्टर में है ये चैप्टर 4 में है, ठीक है। अब इसके कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए NCF के चैप्टर्स के, तो 4-5 चैप्टर के बारे में आप जान लो, 5 चैप्टर के बारे में जान लो, ठीक है। चैप्टर 1 जो है वो पर्सपेक्टिव की बात करता है, चैप्टर 2 लर्निंग एंड नॉलेज की बात करता है, चैप्टर 3 करिकुलम एरियाज़ की बात करता है यानी सब्जेक्ट्स, ठीक है। चैप्टर 4 स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट की बात करता है जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। कल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स रोल, ये सारी चीज़ इसमें आ जाती हैं, ठीक है। फिर चैप्टर 5 जो है सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स के बारे में बात करता है। अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि स्कूल का एनवायरनमेंट, कल्चर 4 दीवारों के अंदर होता है, तो चैप्टर 4, ठीक है। अब कुछ ना कुछ निमोनिक्स आप बना सकते हो जैसे भी आपको सही लगे, क्योंकि कितने फैक्ट्स याद रख पाएगा बंदा। इसके बाद डिसिप्लिन्स इन सोशल साइंस, एज पर द NCF विच डिसिप्लिन मेक्स अप सोशल साइंस, तो इसका आंसर है इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो सोशल स्कूल लेवल पर सोशल साइंस 4 सब्जेक्ट का मिक्सचर है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स।
होम साइंस और आर्ट अलग सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो है वो कोर पार्ट है एसएसटी का, कई बार इसे इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है। इसके बाद ईवीएस एंड एनवायरनमेंट पेडागोजी, थीम्स इन ईवीएस को लेकर क्वेश्चन है, क्लास 3rd से 5th में ईवीएस का सब्जेक्ट रहता है। इन हाउ मैनी कॉमन थीम्स आर देयर इन द सिलेबस फॉर ईवीएस, तो 6 थीम में डिवाइडेड है, ठीक है। ये 6 थीम आपको पता होनी चाहिए, मेमोराइज कर लो आप इसको, ठीक है। सबसे पहली फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसमें भी कई सब थीम्स हैं जिसमें रिलेशनशिप्स, वर्क, प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारी चीज़ आ जाती हैं, ठीक है। तो पहली फैमिली एंड फ्रेंड्स, दूसरा फूड, तीसरा वाटर, चौथा शेल्टर, पांचवा ट्रैवल और छठा थिंग्स वी मेक एंड डू। ईवीएस सिलेबस टॉपिक्स पर, ईवीएस सिलेबस टॉपिक्स पर नहीं, 6 थीम्स पर बेस्ड है, ठीक है। थीम बेस्ड इसमें टॉपिक्स हैं, ठीक है, मतलब 6 थीम्स हैं। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ईवीएस इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच अफेक्ट्स द ऑर्गेनिज्म इज सेड बाय E.J. रॉस, ठीक है। ये E.J. रॉस का एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे E.J. रॉस। उन्होंने कहा कि एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी शक्ति है जो हमें अफेक्ट करती है, ठीक है। एनवायरनमेंट वो एक्सटर्नल फोर्स है जो हमें अफेक्ट करती है, जैसे क्लाइमेट, सोसाइटी, पोल्यूशन। ये डायरेक्ट कोट है, इसको डायरेक्ट याद करा जा सकता है और इसे कुछ नहीं करा जा सकता। E.J. रॉस। होलिस्टिक अप्रोच टू एनवायरनमेंट से रिलेटेड है कि डैश इज़ द बेस्ट एंड होलिस्टिक अप्रोच टू प्रिजर्व एनवायरनमेंट, तो इसका है लिविंग इन हार्मनी, ठीक है। सिर्फ पेड़ लगाना एक छोटा सा सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, लेकिन लिविंग इन हार्मनी, नेचर के साथ मिलजुल कर रहना, इसमें पेड़ बचाना, पानी बचाना, पोल्यूशन कम करना, सब कुछ आ जाता है। यहाँ तक कि हम सब भी हार्मनी के साथ रह सकते हैं, ठीक है, आपस में, इंसान और प्राकृतिक चीज़ें, बायोटिक के साथ, ठीक है। हॉलिस्टिक, समग्र, हार्मनी सबसे पहले और सबसे बड़ा टर्म है, सबसे ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, तो इसमें ये चीज़ आ जाती है। अब कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट हैज़ 2 कंपोनेंट्स, दे आर नेचुरल एंड सोशल। डायरेक्ट क्वेश्चन है, नेचुरल सोशल। तो इसमें यह है, ईवीएस के कॉन्टेक्स्ट से ही ये क्वेश्चन है। ईवीएस में एनवायरनमेंट सिर्फ पेड़ पौधे नहीं है, नेचर नहीं है, उसमें लोग भी हैं, ठीक है, त्यौहार भी हैं, फैमिली भी है, जो कि सोशल का पार्ट है, ठीक है, सोसाइटी का पार्ट है, तो सोशल हो जाएगा ये। तो इस तरीके से नेचुरल और एनवायरनमेंट एनसीएफ कहता है ये, ठीक है, कि ईवीएस नेचुरल एनवायरनमेंट और सोशल साइंस इस दोनों का पार्ट है। अब ये मैन मेड क्यों नहीं होगा, कई बार मैन मेड भी लगा लेते हैं, लेकिन मैन मेड नहीं होगा। सोशल एनवायरनमेंट में मैन मेड चीज़ें और रिलेशनशिप्स दोनों आ जाती हैं, ठीक है। तो सोशल एनवायरनमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, उसी को चूज़ करना है। इसके बाद स्पोर्ट्स और मिसलेनियस चीज़ों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। फोकस इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पे है। अब कई पेपर में क्या होता है कि एक टॉपिक से क्वेश्चन उठा के कई सारे क्वेश्चन बना दिए, ठीक है। योगा से क्वेश्चन आ रहे हैं तो योगा से ही आ रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन से आ रहे हैं तो फिजिकल एजुकेशन से ही आ रहे हैं, वर्क एजुकेशन से आ रहे हैं तो उसी से आ रहे हैं। तो हमें कुछ कह नहीं सकते हम, ठीक है। अब ये सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी आ सकता है पेपर में। इसके बाद स्पोर्ट्स, उसकी बात कर रहे थे, तो मेन फोकस शुड बी गिवन टू द लर्नर्स ऑन टेक्निक्स, ठीक है। अब टेक्निक्स क्यों ज़रूरी है, और भी ऑप्शन है इसमें अच्छे अच्छे से लग रहे हैं जो, जैसे बेनिफिट ऑफ स्पोर्ट, ठीक है। तो टेक्निक ही क्यों चूज़ करा, अगर मैं आपको क्रिकेट सिखा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि क्रिकेट खेलने से हेल्थ अच्छी होती है ना, यानी बेनिफिट नहीं बताऊँगा, मैं आपको बैट पकड़ना यानी कि टेक्निक सिखाऊँगा, ठीक है। तो यही पूछा गया है, मेन फोकस शुड बी गिवन टू लर्नर्स ऑन वाइल ट्रेनिंग फॉर अ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान। तो बैट पकड़ना सिखाना, ये सारी चीज़ें, ट्रेनिंग का मतलब ही है टेक्निकल स्किल्स ट्रांसफ़र करना, बेनिफिट्स तो बाद में मिलेगा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे ही नुआंस टॉपिक्स पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हमने जो डिस्कस करे, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं समराइज़। तो साइकोलॉजी, इसमें स्पेसिफिक नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे कि अफेक्टिव क्रेथ वॉल, ठीक है,
साइकोमोटर सिम्पसन, कॉग्निटिव का दुनिया को पता ही है, बेंजामिन ब्लूम। उसके बाद NCF 2005 ये रूल बुक है, ठीक है। इसमें जो 6 थीम है EVS की वो पता होनी चाहिए। चैप्टर 4 और जो बाकी चैप्टर्स का भी पता होना चाहिए। चैप्टर 4 में स्कूल एनवायरनमेंट की बात करी गई है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। इसके बाद ऑप्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। डे ड्रीमिंग वाला जैसे क्वेश्चन था ये ऑड था बिकॉज वो पैसिव है, ठीक है। और जो टेक्निक है वो बहुत ज़रूरी होती है ट्रेनिंग में, ठीक है। तो ये जो स्मॉल चीज़ें हैं, जो माइनर चीज़ें हैं, वो मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं और ये बहुत नुआंस हमारी अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है, ठीक है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम और ये सब पता होने चाहिए। अब और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से और करते हैं।